बहुत पुरानी बात है, जब अवंतिकापुरी के बाजारों में ऊँटों की गुंजार होती थी और गली गली में इत्र की महक फैली रहती थी। उसी नगर में एक चोर रहता था, नाम था सहस्त्रमल। यह कोई साधारण चोर नहीं था, उसके हाथों की सफाई और भेस बदलने की कला ऐसी थी कि नगर के सिपाही तक उसकी परछाई को भी न पहचान पाते। लोग कहते थे कि वह दीवारें ऐसे लांघता था जैसे पंछी उड़ते हैं, और ऊंचाइयों पर ऐसे चढ़ जाता था जैसे कोई बकरी पहाड़ पर चढ़ती हो। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बूढ़ी माँ, जो अंधी तो नहीं थी लेकिन शायद विवेक से अंधी हो चुकी थी, वही उसे चोरी करने के लिए उकसाया करती। वह कहती, जा बेटा, आज रात लौटते वक्त कुछ मोटा माल लेकर आना, और सहस्त्रमल सिर हिला देता। ऐसे ही एक दिन की बात है। सहस्त्रमल ने अपने चेहरे पर मुलायम नकली दाढ़ी चिपकाई, एक महंगे रेशमी अचकन और पगड़ी में खुद को लपेटा और बन गया एक दौलतमंद नवाब। उसकी चाल में घमंड नहीं था, पर एक गहरी शान जरूर थी, जैसे कोई ऊंचे कुल का मुसाफिर हो जो दुनिया देख चुका हो। वह पहुंचा शहर के एक चौराहे पर, जहां एक छोटी सी मगर खूब चलने वाली नाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रघुनाथ नाई। रघुनाथ कोई सीधे साधे इंसान नहीं था। वह बाल काटता कम था और लोगों की जेबें काटने के ख्वाब ज्यादा देखा करता था। जैसे ही उसकी आंखें उस रेशमी अचकन वाले सहस्त्रमल पर पड़ी, उसका मन उछल पड़ा। उसने सोचा, ओहो, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। लगता है कोई रईस ज़्यादा है। बस आज तो मालामाल हो जाऊंगा। अपनी चिकनी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उसने स्वागत किया। बोला, आइए हुजूर, आइए। ये छोटी सी दुकान आपकी बड़ी सेवा को तैयार है। सहस्त्रमल हल्की मुस्कान लिए अंदर आ बैठा। वहीं दुकान के कोने में नाई का 7 बरस का बेटा भी बैठा था, जो अपने पिता की चापलूसी देख मुस्कुरा रहा था। शायद अभी दुनिया की चालबाजियों को ठीक से न समझता था। कहिए हुजूर, नाई ने आगे झुकते हुए पूछा, क्या सेवा करूं आपकी? सहस्त्रमल ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे एक हजामत चाहिए और साथ में बाल व नाखून भी ठीक कर देना। जो हुक्म हुजूर, नाई बोला और मन ही मन सोचने लगा, इस नवाब से आज तो मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा, जितना कहूंगा चुपचाप देगा। और इसी के साथ वह सेवा में जुट गया, यह जाने समझे बिना कि जिसे वह मोटा मुर्गा समझ रहा था वह तो शिकारी निकलेगा, और बहुत जल्द यह दुकान, जो अब तक बालों की कटाई के लिए जानी जाती थी, एक चालाकी भरे किस्से की गवाह बन जाएगी। अब आगे हुआ ये कि जब नाई रघुनाथ ने अपने फन का हुनर दिखाया, बाल काटे, हजामत बनाई, नाखून तराशे, तो सहस्त्रमल बड़े ही प्रसन्न भाव से कुर्सी से उठा। चेहरे पर मुस्कान थी और आवाज में मिठास, बिल्कुल वैसी जैसी किसी रईस की होती है जो सेवा से संतुष्ट हुआ हो। अरे वाह भाई वाह, उसने कहा हाथ नाई के कंधे पर रखकर। क्या कमाल की सेवा की है तुमने, मजा आ गया, आनंद आ गया। तुम्हें तो इस फन के लिए खास इनाम मिलना चाहिए। नाई की आंखों में चमक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, तू अब अमीर हो गया रे। सहस्त्रमल ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुककर माथा पीटने लगा। ओहो, लगता है मेरी अशर्फियों की थैली, मेरी थैली तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा करो भाई, एक काम करो, तुम अपने इस प्यारे से बेटे को मेरे साथ भेज दो। मैं घर जाकर थैली लेकर आता हूँ और साथ में इनाम भी दूंगा। नाई, जो पहले से ही लालच के रस में भीगा हुआ था, तुरंत बोला, अरे नहीं हुजूर, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। बेटा सुन, सेठ जी के साथ जाओ। छोटा सा वह बच्चा, मासूम, जिज्ञासु और अपने पिता के कहे का पालन करने वाला, धीरे धीरे सहस्त्रमल के पीछे हो लिया। न उसके चेहरे पर कोई भय था, न सवाल, बस उत्सुकता थी कि ये अमीर सेठ उसे कहाँ ले जा रहा है। सहस्त्रमल उसे लेकर चला। चलते चलते वे नगर के दूसरे छोर पर पहुँचे। वहाँ एक प्रसिद्ध कपड़े वाले सेठ की दुकान थी। दुकान में घुसते ही सहस्त्रमल की आंखें एक व्यापारी की तरह चमक उठीं। सेठ जी, उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, कुछ उम्दा किस्म का कपड़ा दिखाइए। बहुत ही बढ़िया, खास किस्म का चाहिए मुझे। सेठ, जिसने ग्राहक की पोशाक और चाल देख ली थी, झुककर बोला, पधारिए हुजूर, पधारिए। मैं अभी बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिखाता हूँ जो आपकी शान के लायक हों। कपड़े निकले, रेशमी, कश्मीरी, सुनहरे किनारी वाले, कुछ रंगीन,
कुछ महीन। सहस्त्रमल ने एक एक कर चुनकर एक सुंदर गठरी बनवाई। फिर बोला, बस यही सब चाहिए, लीजिए बांधिए इन्हें, मैं ये सारे के सारे कपड़े खरीद रहा हूँ। सेठ की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन तभी सहस्त्रमल ने वही पुरानी चाल दोहराई। अरे ओह, फिर वही बात हो गई, मैं रुपए लाया ही नहीं, मेरी थैली तो घर छूट गई है। फिर उसकी आंखें उस नन्हे लड़के की ओर घूमी और सेठ की ओर मुखातिब होकर बोला, एक काम करो सेठ जी, ये कपड़े की गठरी तैयार कर दीजिए, मैं इन्हें लेकर घर जाता हूँ और बदले में ये जो मेरा बेटा है न यहीं रुक जाएगा, जब तक मैं लौटूं इसे अपने पास रखिएगा। सेठ ने बालक को देखा, मासूम चेहरा, शांत आंखें। सेठ को कोई संदेह नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए साहब, उसने कहा, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। सहस्त्रमल ने कपड़ों की भारी गठरी उठाई, उस लड़के के सिर पर एक बार हाथ फेरा और बगल की गली से ओझल हो गया। पीछे रह गया वह बच्चा और एक व्यापारी, जिसे अभी इस पूरे तमाशे का असली रंग समझ में आना बाकी था। जब सहस्त्रमल नगर की गलियों को पार करता हुआ अपने घर पहुंचा, तो उसकी चाल में आत्ममुग्धता थी और चेहरे पर छलिया मुस्कान। हवा में लहराती कपड़े की भारी गठरी उसने एक झटके में अपनी माँ के चरणों में डाल दी। गठरी से रेशमी कपड़ों की हल्की सी खुशबू उठी, जैसे किसी रजवाड़े की पेटी खुल गई हो। माँ, उसने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, तेरे आशीर्वाद से ही मैं इतना बड़ा हाथ मार लाया हूँ। बुढ़िया माँ ने गठरी टटोली, एक एक कपड़ा निकाला, कभी आँखों से छुआ, कभी माथे से लगाया, फिर बोली, शाबाश मेरे शेर, आज तो तू कमाल कराया, धन्य हो मेरी कोख, अब तू ही मेरी बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चतुराई आई, वही पुरानी अपराधी समझदारी। जा बेटा, वह बोली, अब मैं नगर में जाकर पता लगाती हूँ कि लोगों में क्या चर्चा है इस चोरी की, कुछ तो कानों तक आएगा ही। उधर नगर के दूसरे कोने पर कपड़े की दुकान पर सेठ के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी। सूरज चढ़ आया था, दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर उस नवाब जैसे दिखने वाले सेठ साहब का कोई अतापता नहीं। सेठ बुदबुदाया, हाय कितना समय हो गया, वो ससुरा अब तक लौटा क्यों नहीं, लगता है उस रईस को पैसों की बात याद ही नहीं रही होगी। वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा, फिर उस बच्चे को देखा जो अब भी चुपचाप कोने में बैठा था, मासूम चेहरा, धूल सनी आंखें। ए बेटा, सेठ ने आवाज लगाई, चलो चलो मेरे साथ, मुझे अपने पिता के पास लेकर चलो, देखो तो सही कहाँ है वो आदमी जिसने तुझे यहीं छोड़ रखा। बच्चा बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर चल पड़ा। दोनों चलकर उस नाई की दुकान पर पहुँचे। जैसे ही सेठ ने नाई को देखा, वह भौचक्का रह गया। अरे ये कौन है, ये तो उस आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, ये कैसे इसका पिता हो सकता है। नाई चौंका, किसकी बात कर रहे हो भाई, ये तो मेरा ही बेटा है। सेठ ने फिर लड़के की ओर देखा, बेटा बताओ ये तुम्हारे पिता हैं? बच्चा हकलाया, नहीं नहीं बाबा, मैं तो उस इनामी सेठ के साथ गया था, वो जो गठरी लेकर गया। नाई की आंखें फटी रह गईं। वह लड़के की बाह पकड़कर घबरा उठा, तू किसके साथ गया था बेटा, कहाँ ले गया तुझे वो आदमी? बच्चा बोला, उसी सेठ के साथ जिसने कहा था कि इनाम दूंगा। अब दोनों नाई और सेठ समझ चुके थे कि वे किसी चतुर चोर के हाथों छले गए हैं। नाई ने माथा पीट लिया, हाय लुट गए रे हम, ये कोई सेठ नहीं, शैतान निकला, हमारी आंखों में धूल झोंक गया। सेठ ने झुके स्वर में कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो सीधे राजा साहब के पास, यही एक रास्ता बचा है, न्याय की गुहार करना। और फिर दोनों एक मासूम बच्चे के साथ दुख और पछतावे की छाया में राजा के दरबार की ओर राजमहल की चौखट पर पहुँचे। पीड़ा से भरे उनके चेहरे थे और आंखों में उम्मीद की अंतिम किरण। झुककर दोनों ने एक स्वर में कहा, जय हो महाराज, हमारी अरज सुनिए, हमारी पुकार को न्याय का स्वर दीजिए। राजा का भव्य दरबार सजा हुआ था। छत्र के नीचे सिंहासन पर बैठे महाराज गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे। नाई आगे बढ़ा और रुंधे गले से बोला, हुजूर, एक चालबाज आदमी ने हमें ठग लिया, वह सेठ बना, बड़ी बड़ी बातें की, मेरे बेटे को साथ ले गया और उस मासूम को गिरवी रख मेरे पास से सेवा करवाई और फिर इस सेठ के यहाँ से महंगे कपड़े लेकर भाग गया। हम दोनों उसकी चाल में फंस गए।
कपड़े का व्यापारी भी सिर झुकाए बोल उठा, महाराज वह कोई मामूली चोर नहीं बल्कि ऐसा कलाकार है जो भेष बदलकर हर किसी को छल सकता है। दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर आगे बढ़ा एक और दरबारी, वह था घोड़े का व्यापारी जो अपने घोड़े महाराज को बेचने आया था। उसकी मूंछें तनी हुई थी और स्वर में घमंड था। महाराज, वह बोला, एक चोर भले कितना भी चतुर हो पर उसे भागने के लिए घोड़े की जरूरत पड़ती ही है और ऐसे घोड़े सिर्फ मेरे पास मिलते हैं। सब दरबारी उसकी बात सुन मुस्कुराए। व्यापारी ने मुट्ठी बांधकर कहा, आप निश्चिंत रहें, वह चोर किसी दिन मेरे पास जरूर आएगा और जब आएगा तो मैं उसे उसी क्षण जंजीरों में बांधकर आपके दरबार में ले आऊंगा। राजा ने उसकी बात पर गंभीरता से सिर हिलाया, पर तभी एक नई आवाज आई। दरबार के द्वार पर धीमे कदमों से एक रूपवती नर्तकी आई। उसका नाम चंद्रवली था, नगर की प्रसिद्ध नृत्यांगना, जिसकी पायल की छनक सुनकर बड़े बड़े राजकुमार भी सुध-बुध खो बैठते थे। उसने झुककर कहा, जय हो महाराज, मुझे भी यह समाचार मिला कि राज्य के गौरव पर एक चोर ने धूल डाल दी है, पर आप चिंतित न हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस विषय में क्या कर सकोगी? चंद्रवली मुस्कुराई, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में कला की गरिमा। महाराज, उसने कहा, जब किसी चोर के हाथ अचानक पैसे लगते हैं तो वह अक्सर उन्हें रंगरस में उड़ाने निकल पड़ता है और मेरा नृत्य यही उसका अगला पड़ाव होगा। दरबारियों में सरगर्मी फैल गई। जिस दिन वह मेरे कोठे पर आएगा, चंद्रवली ने आगे कहा, मैं उसे अपने सौंदर्य, अपने नृत्य और अपनी बातों से रिझाकर अपने बस में कर लूंगी। फिर उसे वहीं रोक लूंगी और आपकी आज्ञा से उसे आपके दरबार में ला उपस्थित कर दूंगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रवली, यदि तू इस छलिए को पकड़ पाई तो यह राज्य तुझे बहनों जैसा सम्मान देगा। और इस प्रकार अब नगर में 3 मोर्चे सज चुके थे। एक व्यापारी अपने अस्तबल में चौकसी करने लगा, चंद्रवली अपनी कलीदार महफिल की तैयारी करने लगी और सारा राज्य यह बात जान चुका था, अब चोर का अंत समीप है। जब वह बुढ़िया नगर से लौटी तो चेहरे पर घबराहट की लकीरें थी और आंखों में चिंता की धुंधली परछाइयां। घर के भीतर आते ही उसने दरवाजा भेड़कर अपने बेटे से कहा, बेटा सुनो, अब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। नगर में चारों ओर चर्चा फैल चुकी है। महाराज ने तुम्हें पकड़ने की मन में ठान ली है और अब 2 लोग सामने आए हैं, एक घोड़ों का व्यापारी और एक नगर की सुंदर नर्तकी चंद्रवली। दोनों ही तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं। सहस्त्रमल, जो अब तक गठरी पर अधलेटा हंस रहा था, उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में घमंड की रेखा दौड़ी और होठों पर व्यंग्य की मुस्कान उभरी। अरे माँ, तू क्यों डर रही है? मैं क्या बच्चों से हार जाऊंगा? घोड़े वाला और नर्तकी मुझे पकड़ेंगे, उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे किस चालाक से टकरा गए थे। उसने अपने पुराने कपड़े उतार फेंके और एक नए रूप में ढलने लगा। एक मुसाफिर का भेष, सिर पर साफा, आंखों में झूठी थकावट और चाल में भोलेपन का नाटक। फिर वह चल पड़ा नगर से बाहर की ओर, जहां एक खेत के किनारे ऊंचे तंबू के नीचे घोड़ों का व्यापारी अपने जानवरों के पास आराम कर रहा था। उसके चारों ओर सुगंधित चारा फैला था और हवा में घोड़ों की सुंघाई गई सांसें थी। सहस्त्रमल धीरे से पास आया और अदब से झुकते हुए बोला, प्रणाम श्रीमान। घोड़े वाला चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, प्रणाम हुजूर, आप कौन हैं और इस सूने रास्ते पर कैसे आ निकले? मैं तो नगर का एक व्यापारी हूँ। सहस्त्रमल ने नम्रता ओढ़ते हुए कहा, अकेला पड़ गया हूँ, पर देखिए आपको यहाँ देख खुशी हुई। अब सोचता हूँ क्यों न आप मेरे साथ चलें और मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। घोड़े वाला मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सामने खड़े उस बनावटी विनम्र सज्जन को देखा और सोचा, यह अवश्य ही कोई अमीर आदमी होगा, इससे संबंध बनाना लाभ का सौदा हो सकता है। अरे नहीं हुजूर, उसने झूठी विनम्रता से कहा, मैं कैसे आपको कष्ट दे सकता हूँ? सहस्त्रमल ने हंसते हुए हाथ पकड़ लिया। अरे साहब, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, साथ ही आपको विश्राम भी मिलेगा। और फिर चाल में फंस चुका घोड़े वाला उठ खड़ा हुआ। वह नहीं जानता था कि वह अपने ही कहे वाक्य का शिकार बन चुका है। असल में सहस्त्रमल उसे कहीं और नहीं
बल्कि सीधा उस नर्तकी चंद्रवली की कोठी की ओर लिए जा रहा था, जहां वह नर्तकी पहले से सतर्क थी और उसे पकड़ने की तैयारी में बैठी थी। चंद्रवली नगर की प्रसिद्ध नर्तकी, जिसकी कोठी की छतें चांदनी में नहाती थी और जिसकी पायल की झंकार हवाओं को भी गुनगुनाना सिखा देती थी, उस शाम अपनी छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे गली की ओर लगी थी, जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी उसकी दृष्टि गली के मोड़ पर जा टिकी। दो व्यक्ति उसके दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ही धनवानों जैसे लगते थे, एक गंभीर और शिष्ट और दूसरा मुसाफिरों सा सौम्य। चंद्रवली के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह तुरंत सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक पहुंची और कोठी का द्वार खोलते हुए मधुर स्वर में बोली, पधारिए हुजूर, पधारिए। यह देहरी आपके स्वागत में सदियों से प्रतीक्षारत थी। अब चंद्रवली ने पहले कभी न तो सहस्त्रमल को देखा था, न ही घोड़े के व्यापारी को। उसे यही ज्ञात था कि एक दिन वह चोर उसके द्वार पर आएगा और वह उसकी चतुराई से पहचान करेगी। सहस्त्रमल ने मौका देखा और अपने अभिनय की रस्सियां कस दी। वह चुपके से चंद्रवली के समीप गया और धीमे स्वर में बोला, सुनो, यह जो मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बड़े धनवान हैं, बड़े उदार भी हैं। आज तुम्हारे नृत्य की चर्चा सुनी तो देखने की इच्छा व्यक्त की। इनका स्वागत ऐसे करो कि आत्मा तक झूम उठे। चंद्रवली ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, जैसा आप कहें हजूर। पहले तो मैं इन्हें विश्राम करवा दूं, फिर मेरी महफिल उनके लिए खुलेगी। वह तुरंत व्यापारी की ओर मुड़ी और बोली, हुजूर आइए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर विश्राम कीजिए। मैं आपको अपने इस घर का सबसे अच्छा कक्ष दिखाती हूँ। घोड़े वाला, जो अब भी यही समझ रहा था कि यह सब उसी सेठ की मेहरबानी है, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चंद्रवली उसे लेकर भीतर गई, उसे एक सुगंधित कक्ष में ठहराया, जलपान रखवाया और फिर बाहर निकल आई। अब वह सहस्त्रमल की ओर मुड़ी, हजूर आप कहाँ रुकेंगे? मैं आपके लिए भी कुछ विशेष तैयार करवा देती हूँ। सहस्त्रमल ने हाथ उठाकर इनकार किया और बेतकल्लुफी से बोला, नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। असल में मैं एक सुनार हूँ और मुझे अभी राजमहल जाना है। महारानी साहिबा के लिए विशेष आभूषण बनाना है, वह मुझे बुलवा चुकी है। उसने मुस्कुराकर चंद्रवली की ओर देखा और बोला, मैं बाद में लौटूंगा, अभी मुझे क्षमा दीजिए। तभी सहस्त्रमल की आंखें उस पर जा अटकी। नहीं, उसके चेहरे पर नहीं, ना ही चाल पर, बल्कि उन आभूषणों पर जो उसकी गर्दन और कलाई पर लटक रहे थे। कुछ आभूषण सुनहरे थे, कुछ पुराने, कुछ पर ज़माने की गर्द जमी थी और कुछ में वह चमक नहीं थी जो दरबार की नजरों को खींच सके। सहस्त्रमल की आंखें चमकी, पर उसका चेहरा वैसा ही नम्र और विनम्र बना रहा। वह धीरे से बोला, अरे देवी जी, क्षमा कीजिए, पर एक बात कहूँ, आपके आभूषण कुछ थकेथके से दिखते हैं, जैसे वक्त की धूल उन पर जम गई हो। चंद्रवली कुछ अचकचाई, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, समय ही कहाँ मिलता है इन्हें ठीक करवाने का। सहस्त्रमल ने उसी क्षण अपनी कला का जाल फेंका, तो फिर आप क्यों परेशान होती हैं? देखिए, मैं तो एक सुनार ही हूँ और विशेष आभूषणों को नया जीवन देना मेरा ही तो काम है। आप चाहें तो मैं इन्हें ऐसा चमका दूं जैसे अभी अभी राजमहल से बने हों। नर्तकी थोड़ी झिझकी, पर हजूर, उसका मूल्य तो देना होगा। सहस्त्रमल ने झट हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देवी जी, आप तो हमारी शरण में हैं। आप जैसी कलाकार को सेवा देना तो मेरे लिए सौभाग्य है। कुछ मूल्य नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद की कामना है। अब चंद्रवली का मन डगमगाया, फिर पूरी तरह डूब गया। उसने तुरंत अपने पहनावे से आभूषण एक एक कर उतारे। कंगन, हार, बाजूबंद, नथ और कमरबंद सब एक छोटी सी पोटली में बांधे। फिर वह पोटली सहस्त्रमल के हाथ में थमा दी और मुस्कुराकर बोली, लीजिए श्रीमान, इन्हें ऐसा चमकाइए कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए, और क्या कहूँ, आपकी भी आंखें कुछ पल को झपक जाए। सहस्त्रमल ने पोटली ली, उसे अपनी अचकन के भीतर सुरक्षित रखा और बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, आप निश्चिंत रहें देवी जी, ये पोटली मेरे पास है तो जैसे आपकी प्रतिष्ठा मेरे पास है। मैं इन्हें स्वर्ण से भी अधिक दमकता हुआ बनाकर लौटाऊंगा जल्द ही। फिर उसने पलटकर बाहर की ओर कदम बढ़ाया। नर्तकी ने द्वार तक उसे जाते देखा और यह सोचे बिना कि अभी वह उसका नाम तक नहीं जानती, वापस मुड़ी महफिल की तैयारी में।
सहस्त्रमल जब नर्तकी के आंगन से निकलने लगा तो उसने एक बार फिर अपनी चाल पूरी की। जाने से ठीक पहले वह सीधा उस व्यापारी के कमरे में जा पहुंचा, जो अब तक उसी भ्रम में जी रहा था कि वह सहस्त्रमल के घर में मेहमान बना है। व्यापारी, जो गद्देदार बिछावन पर लेटा हुआ था, सहस्त्रमल को देखकर मुस्कुराया और झटपट उठ बैठा। वाह श्रीमान, आपने जो मेरे लिए कक्ष सजवाया है वह तो किसी राजा की कोठी जैसा है। आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। सहस्त्रमल ने अपनी बनावटी विनम्रता ओढ़ते हुए कहा, अरे सेठ जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। आपने हमारे घर को रोशन किया, हमारे लिए तो यही सौभाग्य है। और उसने आगे जोड़ दिया, मैं थोड़ी देर के लिए राजमहल जा रहा हूँ। मेरी पत्नी आपके खाने पीने, आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखेगी। व्यापारी ने सिर हिलाया, हुजूर, आप जैसा मेजबान तो दुर्लभ है। यदि कोई सेवा हो तो बताइए। सहस्त्रमल का चेहरा एक पल के लिए और नम्र हो गया, फिर बोला, हाँ सेठ जी, एक छोटी सी विनती है। मुझे राजमहल तक जल्दी पहुंचना है और उसके लिए तेज रफ्तार भरोसेमंद घोड़ा चाहिए, अगर आप कृपा करें तो। सेठ मुस्कुराया, जैसे किसी सच्चे मित्र की बात सुन रहा हो। अरे श्रीमान, ये भी कोई कहने की बात है। मेरा सबसे तेज, सबसे सुंदर घोड़ा, यही तो मेरी सेवा होगी। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, यह तो उसका एक तुच्छ उत्तर है। जाइए और पूरे गर्व से उस घोड़े पर सवार होइए। सहस्त्रमल ने सिर झुकाया, पर मन ही मन उसने फिर एक बार अपने भीतर के चोर को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों अपने ही जाल में फंस चुके हैं। सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली दबाई, घोड़े की लगाम थामी और एक धूल भरी मुस्कान के साथ फिर नगर की गलियों में उसी पुरानी लय में गायब हो चुका था, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई उसकी अगली योजना का शिकार बनने को था। गली कूचों को पार करता हुआ सूरज की मध्यम होती रोशनी में वह जब घर पहुंचा तो उसकी माँ चौखट पर बैठी दिया जला रही थी। हवा में घासलेट की गंध थी और एक अनकही प्रतीक्षा की छाया। सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली और घोड़े की लगाम उसकी गोद में डाल दी और बोला, माँ देखो, ये नर्तकी के गहने हैं और ये घोड़े का व्यापारी जो मुझे पकड़ने चला था उसका घोड़ा, और ये सब तुम्हारे लिए है। उसकी हंसी में गर्व की टंकार थी। बुढ़िया माँ ने एक बार गहनों को छुआ, फिर लगाम को देखा, फिर अपने बेटे के चेहरे को निहारा, जहाँ अब उसे कोई संकोच नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं। वह हंस दी, वाह मेरे बेटे वाह, तू तो सच में सयाना निकला। आज तो तूने अपनी माँ का सिर ऊंचा कर दिया। फिर उसी चतुराई से बोली, तो कल सुबह मैं फिर निकलूंगी, नगर जाकर सब खबरें लाऊंगी। देखती हूँ तेरी बहादुरी की कितनी चर्चा हो रही है। सहस्त्रमल ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली, मानो कोई योद्धा अपना रणकौशल सिद्ध कर चुका हो। पर हाय, वह यह नहीं जानता था कि जिन कहानियों पर वह अब तक हंसता आया था, वही अब धीरे धीरे उसकी गर्दन की रस्सी बुन रही थी। इधर नर्तकी जो अपनी कलाओं पर गर्व करती थी और व्यापारी जो अपने घोड़े पर प्राण से भी अधिक विश्वास करता था, अब दोनों ठगे हुए थे, पीड़ित और शर्मसार। एक ने अपने गहने गंवाए तो दूसरे ने अपने घोड़े को। वे अलग अलग नहीं गए, बल्कि एक साथ हताशा में एकजुट होकर सीधे महल के शाही दरबार में जा पहुँचे। महाराज उस समय सिंहासन पर आसीन थे और दरबारियों के मध्य विचार मंथन चल रहा था। तभी दोनों एक स्वर में बोले, जय हो महाराज, क्षमा कीजिए, हम फिर से आपके सम्मुख आए हैं, पर इस बार अपनी पराजय लेकर। राजा की भौहें तन गईं और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या वह चोर तुम्हें भी छल गया? चंद्रवली ने पोटली के स्थान की ओर हाथ उठाया जो अब शून्य था। जी महाराज, मेरे आभूषण जिन्हें मैंने अपनी आत्मा की तरह संजो कर रखा था, वे उस चोर के हाथों चले गए। घोड़े वाले ने सिर झुकाया, महाराज, और मेरा सबसे तेज घोड़ा जो आपके लिए सुरक्षित रखा था, वही उसने अपनी झूठी सेवा के बहाने मुझसे छीन लिया। हम दोनों उसके बहाव में बह गए और अब आप ही हमारे न्यायदाता हैं। महाराज की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला थी। अरे यह चोर तो अब हमारी राज्य की शांति को चुनौती देने लगा है। यह कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक दुस्साहसी है, और ऐसा दुस्साहस अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में कोतवाल दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी कमर पर तलवार और माथे पर भौहें तनी हुई। कोतवाल, राजा ने हुंकार भरी,
हम तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। यह चोर जो हमारे नगर के न्याय, प्रतिष्ठा और जनमानस को ललकार रहा है, उसे ढूंढो और दरबार में हाजिर करो। कोतवाल ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, अब वह बदमाश मेरे हाथों से नहीं बच सकता। 5 नहीं, 3 दिन में उसकी चोरी की सांस भी गिन लूंगा। आप बस प्रतीक्षा कीजिए। उधर जब यह बात नगर में फैली तो लोग चौंकन्ने हो गए, और जब यह खबर सहस्त्रमल की माँ के कानों में पड़ी तो वह फिर अपने पुराने अंदाज में घर लौटी। उसने घर की चौखट पर बेटे को बुलाया, जो अभी अभी किसी नई चाल की तैयारी में था। बेटा, माँ ने कहा, अब तुझ पर राज्य की आंखें गड़ी हैं। कोतवाल खुद तुझे पकड़ने की कसम खाकर निकला है। अब जरा सतर्क रहना, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन सहस्त्रमल हंस पड़ा, जैसे कोई सिपाही युद्ध की घोषणा पर ढोल की ताल पर नाचे। माँ, तू चिंता मत कर। कोतवाल, अरे वो भी क्या चीज है, उसे मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। चल फिर आए मुझसे टकराने, अब मैं ही बताऊंगा किसे कहते हैं चाल। माँ हंस पड़ी बेटे की हेकड़ी देख, पर उसकी आंखों में चिंता की परछाई अब गहरी हो चली थी। बात उसी शाम की है जब नगर की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे पांव पसार रहा था और दियों की टिमटिमाहट खामोशी को रोशन कर रही थी। सहस्त्रमल, जो अब तक चोरों की दुनिया का एक चतुर बादशाह बन चुका था, अपने अगले खेल की बिसात बिछाने को तैयार था। उसने अपने पहनावे को बदला, चेहरे पर नकाब जैसी मूंछें, बदन पर रेशमी फिरन और चाल में एक मधोशी का सा असर। नगर में एक जुए का अड्डा था, जहां नसीब की बाजी हर रात किसी न किसी की किस्मत को या तो आसमान तक चढ़ा देती थी या धूल में मिला देती थी। सहस्त्रमल जानता था कि नगर का कोतवाल भी उसी अड्डे पर जाया करता है और अक्सर अपने अधिकार से परे जाकर वहां खेलता है। उस रात जैसे ही सहस्त्रमल अड्डे में दाखिल हुआ, अंदर धुएं और मदिरा की गंध में बसी एक बेताबी थी। फर्श पर गलीचे बिछे थे, मोमबत्तियों की लौ दीवारों पर परछाइयां बना रही थी और चारों ओर पैसों की खनक और दाव की सरगोशियां गूंज रही थी। कोतवाल वहां पहले से ही मौजूद था, सामने चौरस मेज पर झुका हुआ, आंखों में लालसा और होंठ पर एक कुटिल मुस्कान। सहस्त्रमल धीरे से उसके पास पहुंचा, अपनी आहिस्ता चाल और ठहराव में भरा अंदाज लिए। हुजूर, उसने एक हल्की सी झुकती मुस्कान के साथ कहा, लोग कहते हैं आप इस नगर के सबसे निष्णात खिलाड़ी हैं। क्या आज मेरी किस्मत आपकी मेहरबानी की आशा कर सकती है? कोतवाल ने गर्दन उठाकर उसे देखा, आंखों में अहंकार और आत्मविश्वास की लपटें थी। वह बोला, मैं कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता, पर पहले जान लो मैं ऊंचा खेल खेलता हूँ, बहुत ऊंचा। मगर सहस्त्रमल जानता था उसका हर दांव सोचा समझा होता है। बाजी शुरू हुई, सिक्के खनके, पत्तों की आवाज गूंजी और हर चाल में सहस्त्रमल की चालाकी झलकती गई। देखते ही देखते कोतवाल की जेबें खाली होती चली गईं और फिर आखिरी दाव आया। कोतवाल ने बेमन से कहा, आज तो भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन मैं अब भी हारा नहीं हूँ। वह अपनी अंगुली से एक भारी सुनहरी अंगूठी निकाली, जिस पर नग जड़े थे और जिसमें शायद उसका अभिमान भी जड़ा हुआ था। सहस्त्रमल की नजर चमक उठी। यही तो चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा और फिर बोला, तो फिर हुजूर देर किस बात की है, लगाइए यह अंगूठी दाव पर, देखिए आज आपकी किस्मत कितनी साथ देती है। कोतवाल ने वह अंगूठी रख दी और फिर वही हुआ जो होना था, भाग्य नहीं चालाकी जीत गई। सहस्त्रमल ने वह अंगूठी भी जीत ली। तभी जैसे नियति खुद कोतवाल को दंडित करने चली हो, एक सिपाही वहां आया और बोला, कोतवाल साहब, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में तलब किया है। कोतवाल का चेहरा उतर गया, हार और अपमान की मिलीजुली छाया उसके चेहरे पर फैल गई। वह बेमन उठकर चल पड़ा, सिर झुकाए हुए। उधर सहस्त्रमल अपने खेल में सफल हो चुका था। उसने मुस्कुराकर अपना सामान समेटा, वह सारा धन और कोतवाल की प्रतिष्ठा की प्रतीक वह अंगूठी। फिर जैसे कोई परछाई अंधेरे में गायब हो जाए, वह भी उसी अड्डे से बाहर निकल गया अपने अगले कारनामे की ओर। जुए की बाजी जीतकर सहस्त्रमल ने जैसे ही कोतवाल की अमूल्य अंगूठी अपनी मुट्ठी में कैद की, उसकी अगली चाल पहले से ही तैयार थी। उसने झटपट अपना भेष कुछ और साधु सरीखा किया, माथे पर चंदन का तिलक, कमर में कपड़े की एक झोली और चाल में वही विनम्रता जो भरोसे का जाल बुन सके।
चुपचाप वह नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित कोतवाल के आवास पर पहुंचा। वहां गहन सन्नाटा था। आंगन में तुलसी का चौरा, दीवारों पर लटकी पीतल की झालरें और भीतर से धीमी दीपक की लौ की झिलमिलाहट। दरवाजा खटका। कोतवाल की पत्नी, एक सौम्य किंतु तेज नजर स्त्री, द्वार पर आई। सहस्त्रमल ने सिर झुकाकर कहा, देवी जी नमस्कार। एक अत्यंत दुखद समाचार लाया हूँ। आपके पति नगर के कोतवाल को महाराज के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। स्त्री की आंखें चौंधिया गईं, चेहरा फीका पड़ गया। क्या कहा आपने? उसने कांपते स्वर में पूछा। जी हाँ, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। मुझे स्वयं दरबार से यह आदेश मिला है कि कोतवाल साहब की संपत्ति पर जल्द ही राजकीय कब्जा होने वाला है। सिपाही किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं। पर यह सब अचानक कैसे? वह अविश्वास से बोली। सहस्त्रमल ने उसी क्षण झोली से वह सुनहरी अंगूठी निकाली जिसे कोतवाल ने अंतिम दाव पर रखा था और हार गया था। यह देखिए देवी जी, यह वही अंगूठी है जो उन्होंने मुझे दी थी, मेरे भरोसे के प्रमाण के रूप में। कहा था इस आदमी को सब कुछ सौंप देना, यही अब तुम्हारी रक्षा करेगा। यही अंगूठी शायद आपको विश्वास दिला सके। कोतवाल की पत्नी ने अंगूठी को देखा और मानो समय थम गया। हे भगवान, यह तो उन्हीं की निशानी है। हाँ, यह वही है। तब तो आप वही व्यक्ति हैं जिनका जिक्र उन्होंने कई बार किया है। अब उसका संकोच विश्वास में बदल चुका था। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। आइए भीतर आइए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें जल्दी से समेटना होगा। सहस्त्रमल ने भीतर पग रखा और उसकी आंखें अब कमरे की हर वस्तु पर सहज भाव से दौड़ने लगी। चांदी के बर्तन, तांबे के घड़े, कीमती रेशमी वस्त्र और एक छोटी संदूकड़ी जिसमें शायद सोने के सिक्के थे। स्त्री बोली, इतना सामान तुम अकेले कैसे ले जाओगे? सहस्त्रमल मुस्कुराया, एक ठेठ आत्मविश्वास के साथ बोला, अरे देवी जी, मैं तो बोरे में भरकर ले जाऊंगा। सबका प्रबंध है। आप निश्चिंत रहिए, एक भी चीज का बाल भी बाका नहीं होगा। और वह झुककर सामान भरने लगा। उसकी चालों में न कोई हड़बड़ी, न कोई शंका, मानो वह सचमुच किसी राजा के आदेश पर आया कोई राज कर्मचारी हो। और कोतवाल की पत्नी, वह अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि उसकी आंखों के सामने उसका घर धीरे धीरे सहस्त्रमल की चतुराई की झोली में समा रहा था। क्योंकि जब चोरों की दुनिया के राजा खेलते हैं तो उनके हर झुकने में भी चाल छुपी होती है। चांद अब आधी रात की दहरी पर दस्तक दे चुका था और नगर की गलियां नींद में डूबी हुई थी। तभी एक छाया, एक बोरे का भार पीठ पर उठाए चुपचाप कोतवाल के घर के बाहर से निकलती हुई दिखी। वह कोई और नहीं, सहस्त्रमल था। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी थी, न कोई डर, मानो यह सब रोज का काम हो। दरवाजे पर खड़ी कोतवाल की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, न जाने किस पुण्य से आज तुम हमारे घर आए। तुम्हारी मदद के लिए तो शब्द भी कम हैं। सहस्त्रमल ने हाथ नमन में जोड़े और विनम्रता से कहा, देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके लिए कुछ कर सका। पता नहीं सिपाही कब आ पहुँचे। मैं अब निकलता हूँ। जय हो। और वह धीमे धीमे कदमों से उस घर की दहरी लांघ गया जहाँ उसकी सबसे बड़ी चाल अभी खुलनी बाकी थी। रास्ता लंबा था लेकिन बोरे का भार उसके मन के उत्साह से हल्का लग रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ बाहर चौपाल से सटे ओसारे में बैठी चूल्हे की आंच बुझा रही थी। सहस्त्रमल ने बोरा उनके चरणों में रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, नगर के कोतवाल की ओर से यह रहा हमारा उपहार। माँ ने उसकी ओर देखा, पहले कुछ क्षण चुपचाप, फिर आंखों में हल्की सी चमक उभरी। बेटा, तू तो सच में अपने बाप से भी 4 कदम आगे निकला। लेकिन सुन, अब बस, अब और ज्यादा जोखिम मत उठा। ये नगर के बड़े लोग हैं, उनका क्रोध भी बहुत बड़ा होता है। सहस्त्रमल हल्के से मुस्कुराया, माँ, डर वही रखता है जिसने जीवन को थामा हो। मैं तो बस खेलता हूँ बुद्धि से। उधर नगर के कोतवाल की हवेली में सुबह की पहली किरण से पहले ही हलचल मच चुकी थी। मुख्य द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज आई और कोतवाल स्वयं थकान और गुस्से से भरे हुए घर पहुँचे। पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा आंखें भर आईं। स्वामी, आपको देखकर जान में जान आई। क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? आप तो गिरफ्तार कर लिए गए थे ना? कोतवाल ने ठिठक कर पूछा। क्या? कौन सी गिरफ्तारी?
ये तुम क्या बक रही हो? पत्नी ने कांपती आवाज में कहा। आपका एक मित्र आया था, उसने बताया कि आपको बंदी बना लिया गया है। कहा कि सिपाही आपके घर की संपत्ति जब्त करने आने वाले हैं, तो आपने उसके हाथों अंगूठी भेजी थी, वही अंगूठी जो आप कभी नहीं उतारते। कोतवाल की आंखें फटी रह गईं। अंगूठी? ओ मूर्ख स्त्री, वह तो जुए में हारी थी मैंने। और वो आदमी, वह मेरा कोई मित्र नहीं था, वह चोर था। हाँ, वही शातिर चोर। पत्नी स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। धीरे धीरे उसके घुटनों के नीचे की जमीन जैसे खिसकती गई। कोतवाल ने क्रोध से भरकर कहा, अब सब स्पष्ट करो, एक एक बात मुझे साफ साफ बताओ। वो क्या बोला, कब आया, क्या क्या ले गया? हवेली के भीतर उस पल एक तूफान उठा था, धोखे की आंधी, शर्म की बारिश और आत्मग्लानि की बिजली। और उधर कहीं नगर के किसी कोने में सहस्त्रमल अपने अगले खेल की योजना बुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक मीठी सी जीत की गूंज। रात अब ढलकर भोर की बाहों में समा रही थी। जब कोतवाल की पत्नी ने पूरे घटनाक्रम की कहानी रोते रोते अपने पति को सुनाई, उसका स्वर थरथराता था और हर शब्द में पछतावे की आग थी। और फिर वह कहती गई, उसने तुम्हारी अंगूठी दिखाई, वही अंगूठी जो तुम कभी उतारते नहीं थे। उसी को देखकर मैंने उसे सब सौंप दिया, सब कुछ। कोतवाल सुनता रहा। उसकी आंखों की पुतलियां फैलती चली गईं और चेहरा मानो राख की तरह फीका पड़ गया। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी गरिमा किसी ने चुरा ली हो, जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। पत्नी ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, स्वामी, कौन था वो? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? कोतवाल की जुबान अब कांपते हुए फूटी। वो वही चोर था, वही धूर्त चोर, जिसके पीछे हम महीनों से पड़े थे, जिसके बारे में राजा को भरोसा था कि मैं उसे पकड़ूंगा। पत्नी स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। क्या कहा आपने? वही चोर जिसको पकड़ने की आपने शपथ ली थी, उसी के हाथों। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि नगर कोतवाल न केवल चोर को पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसी के द्वारा ठगा भी गया, तो दरबार की दीवारें गूंज उठीं। क्रोध से फुफकारते हुए महाराज ने सिंहासन पर से गरज कर कहा, क्या मैं अंधों और मूर्खों से घिरा हुआ हूँ? मैंने जिसे उस धूर्त चोर को पकड़ने भेजा, वही उसके हाथों लुटकर लौट आया। हद हो गई। राजा की मूंछें तनी हुई थी और आंखों में ऐसा ज्वाला था कि मानो वह स्वयं युद्ध के लिए निकलने वाला हो। उन्होंने कोतवाल की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, अब मैं स्वयं यह मामला संभालूंगा। जब तक इस धूर्त चोर को पकड़ न लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम सब अयोग्य हो, ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। और जैसे ही राजा ने यह घोषणा की, पूरा नगर थम गया। बंधी हुई सांसें, डरे हुए चेहरे और गलियों में बस एक ही बात, अब तो स्वयं महाराज निकलेंगे उस चोर की खोज में। उधर सहस्त्रमल की माँ मिट्टी से चूल्हा साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठा कुछ सोच में डूबा था। वह धीरे से पास आई और कान के पास फुसफुसाई, बेटा, खबर आई है, राजा खुद निकलने वाले हैं तुझे पकड़ने। अब खेल मजाक नहीं रहा, होशियारी से चलना। राजा कोई साधारण आदमी नहीं है। वो नजरों से मन पढ़ लेता है और चाल में छुपी बात पकड़ लेता है। सहस्त्रमल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब असली खेल शुरू होने वाला है। और खेल में मजा तभी है जब खिलाड़ी काबिल हो, राजा हो। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन अब उसमें सावधानी की झलक भी आ चुकी थी। राजा की चुनौती अब सहस्त्रमल के सामने थी और पूरे राज्य की निगाहें अब इस नए शिकार पर टिकी थी। राजा और चोर की आंख मिचौनी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। कुछ दिन बीते और जैसे समय ने नगर की गलियों में अपनी चाल धीमी की, सहस्त्रमल ने अपनी अगली बिसात बिछा दी। इस बार वह किसी आम भेष में नहीं, बल्कि एक खास कारीगर की तरह सजा। तेल से चमकता माथा, कंधे पर कपड़ा और कमर में एक छोटी गठरी। उसने एक कुशल मालिश करने वाले का रूप धारण किया। भोर का समय था जब वह राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। गले में आवाज का लोच था और होंठ पर एक खास टेर। मालिश, मालिश। जोड़ों का दर्द, सर की पीड़ा, राजसी थकावट, सबका समाधान। मैं हूँ मालिश का उस्ताद,
महाराज की सेवा में आया हूँ। पहरेदारों ने पहले उसे ऊपर नीचे देखा, फिर उसकी बातों पर हंसकर बोले, अरे ठीक है, जाओ देखता हूँ कितना बड़ा उस्ताद है तू। और कुछ ही पलों में सहस्त्रमल को राजमहल के भीतर ले जाया गया। सोने और चांदी से सजे गलियारों को पार करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महाराज स्वयं विराजमान थे। माथे पर हल्की थकावट की रेखाएं और आंखों में घुड़सवारी की थकन। महाराज ने उसे देखते ही कहा, आ गए हो ठीक समय पर मालिश वाले। इधर कुछ दिनों से हमने उस धूर्त चोर की तलाश में बहुत दौड़ धूप की है। दिन में सवारी, रात में योजनाएं। अब ये जोड़ों ने बगावत कर दी है। बताओ क्या करोगे? सहस्त्रमल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, महाराज, यदि आप कुछ क्षण विश्राम की मुद्रा में लेट जाएं, तो मैं आपको ऐसे सुख से भर दूं कि शरीर के सारे कष्ट पल भर में हवा हो जाए। राजा हंसे, तो फिर शुरू करो उस्ताद। उन्होंने अपना मुकुट उतार कर पास रखा, रेशमी तकिए पर सिर टिकाया और शाही बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों में तेल मलकर उनकी पीठ और कंधों की मालिश शुरू की। मुलायम हाथ, सुगंधित तिलक और लयबद्ध स्पर्श ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव था कि कुछ ही क्षणों में महाराज गहरी नींद में चले गए। बाहर मोर पुकार रहे थे और भीतर एक चुपचाप क्रांति हो रही थी। सहस्त्रमल ने धीरे से इधर उधर देखा। राजा की सांसें अब भारी थी, नींद गहरी। उसने एक एक करके राजा के कंगनहार और सबसे अंत में वह चमचमाता राजमुकुट उठाया, उन्हें अपनी गठरी में सलीके से बांधा और फिर जैसे छाया किसी खिड़की से फिसल कर उड़ जाती है, वह उसी खिड़की से बाहर हो गया, बिना आहट, बिना शोर, सिर्फ अपनी चालाकी की गंध छोड़ते हुए। राजमहल सो रहा था और चोर एक बार फिर अपने खेल की जीत के साथ कहीं गुम हो गया था। राजा तो उसकी मालिश से ऐसे प्रसन्न हुए कि नींद की गोद में चले गए, पर जब उनकी आंखें खुली तो वहाँ न सहस्त्रमल था, न उनके बहुमूल्य आभूषण और न ही वह राजमुकुट जिसने वर्षों से उनके मस्तक को सुशोभित किया था। राजा गुस्से से तमतमा उठे, उनका मुख लाल हो गया और सिंहासन से उठते ही वो गरजे, अरे मूर्खों, अरे नालायकों, क्या कर रहे हो सब? वह चोर हम सबको मूर्ख बना गया, उसे तुरंत पकड़ो इसी क्षण। पर जब तक सैनिक चेतते, सहस्त्रमल तो महल की सीमाओं से मीलों दूर निकल चुका था, अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई कलाकार अपनी अंतिम चित्रकला पूरी कर घर लौट रहा हो। जब वह अपने छोटे से झोंपड़े में पहुंचा, उसकी माँ, जो वर्षों से उसकी हर चतुराई की पहली श्रोता थी, द्वार पर ही खड़ी मिल गई। उसके होठों पर एक अनोखी मुस्कान थी। उस मुस्कान में गर्व भी था और चिंता भी। बेटा, वह बोली, तू तो सचमुच सबसे बड़ा चोर निकला, अब तूने तो महाराज को भी लूट लिया। सहस्त्रमल हंसा, वही धीमी, थोड़ी शरारती हंसी। लेकिन उस दिन के बाद उसने कुछ दिनों तक कोई चोरी नहीं की। कुछ समय बीता। एक दिन वह नगर की गलियों में यूं ही घूम रहा था। सामने से धूल उड़ रही थी, बच्चे गली में खेल रहे थे और व्यापारी अपने माल की आवाजें लगा रहे थे। तभी उसकी नजर एक जगह पर भीड़ पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे लगता है आज का दिन बड़ा शुभ है, भीड़ जुटी है, देखता हूँ कौन धनी आदमी यहाँ फंसा है। पर जैसे ही वह भीड़ के पास पहुँचा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ कोई व्यापार या तमाशा नहीं, बल्कि एक शांत और गंभीर दृश्य था। एक वृद्ध मुनि, जिनकी दाढ़ी आकाश की तरह श्वेत थी और जिनकी आंखों में गहराई समंदर सी थी, सभा को उपदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में कोई शोर नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, बस एक शांत शीतल धारा बह रही थी। सहस्त्रमल भीड़ में पीछे खड़ा हो गया, पर वह मंत्रमुग्ध होता चला गया। मुनि कह रहे थे, भाइयों, यदि तुम जीवन में सुख चाहते हो तो यह मत भूलो कि दूसरों का भी उतना ही अधिकार है सुख पर जितना तुम्हारा। कभी ऐसा आचरण मत करो जिससे किसी का मन दुखे, और सबसे बड़ी बात, कभी किसी और की वस्तु को अपना मत समझो। जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते वही दूसरों के साथ भी मत करो। सहस्त्रमल जैसे जैसे सुनता गया, भीतर कुछ हलचल सी होने लगी। ये मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने मन में सोचा, मेरा तो धंधा ही चोरी का है। मेरी माँ तो हमेशा यही कहती रही है कि चोरी करना ही मेरा धर्म है, और अब ये कह रहे हैं कि चोरी मत करो। उसके भीतर कहीं कुछ चटक गया था। वह चुपचाप खड़ा रहा, न मुस्कराया, न हंसा, न पलटा।
बस पहली बार उसके मन में यह सवाल उभरा, क्या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है? सूर्य की किरणें धीरे धीरे ढलती छाया में बदल रही थी और सहस्त्रमल की आत्मा पहली बार अपने ही भीतर कोई परछाई देख रही थी, काली, भारी और अपराध बोध से भरी। भीड़ अब भी वहाँ जमा थी। मुनि का स्वर शांत था, पर उसकी गूंज सीधी आत्मा में उतर रही थी। मुनि ने कहा, जिससे तुम्हें पीड़ा होती है, वही पीड़ा जब दूसरों को दी जाती है तो वह कष्ट कहीं अधिक होता है। जो आंसू तुम्हारी आंखों में आए, वही आंसू यदि तुम किसी और की आंखों में भरो तो क्या तुम उसे सह सकोगे? इन शब्दों में कुछ ऐसा था जैसे सहस्त्रमल के भीतर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। उसने आज तक अपने जीवन को एक चतुर कलाकार की तरह जिया था। हर लूट, हर छल उसके लिए एक विजय थी। पर आज पहली बार उसे उन घरों की सूनी दीवारें याद आईं, जहां उसने रात के अंधेरे में कदम रखा था। उस औरत की चीख याद आई जिसने अपने बेटे की शादी के लिए सालों से जोड़ी हुई चूड़ियां खो दी थी। उस बूढ़े की थरथराती आवाज याद आई जो सुबह उठते ही अपनी लाठी ढूंढता रहा था और जिसके साथ उसका विश्वास भी खो गया था। वो सब भी तो मेरी तरह इंसान थे। सहस्त्रमल की आंखों में पहली बार पश्चाताप का पानी छल। उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया था और मैंने क्या किया? मैंने उनके भरोसे को ही चुरा लिया। भीतर की आवाज जो बरसों से कहीं दबा दी गई थी, अब चिल्ला चिल्ला कर उससे सवाल कर रही थी, क्या ये ही तेरा धर्म है? क्या यही तेरी माँ की शिक्षा थी? क्या अब भी समय नहीं आया कि तू खुद से भागना बंद करे? वह उस घड़ी अपने चारों ओर की भीड़ को भूल गया अपने सारे भेष, अपनी चालाकी, अपना अतीत। वह बस एक टूटे हुए हृदय के साथ डगमगाते कदमों से मुनि की ओर दौड़ा और जब वहां पहुंचा तो किसी राजा की तरह नहीं, किसी चोर की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे। मुनिवर, मुनिवर, आपके शब्दों ने मुझे भीतर तक बदल दिया है। मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने लोगों को दुख दिया है, उनका भरोसा तोड़ा है। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने पापों को धो सकूं? क्या अब भी कोई रास्ता है मेरे लिए? मुनि की आंखों में करुणा की ज्योति थी। उन्होंने सहस्त्रमल की पीठ पर हाथ रखा जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को फिर से अपना लेता है। धीरे से बोले, यदि तुझे वास्तव में अपने कर्मों पर पश्चाताप है तो सुन, अब से तेरा मार्ग केवल एक है, सच्चे प्रायश्चित और सेवा का मार्ग। जो तूने लिया है उसे लौटाना सीख, जिसे तूने दुख दिया उसके घावों पर मरहम रखना सीख और सबसे पहले अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर। फिर देख, तेरा जीवन भी उजास से भर जाएगा। सहस्त्रमल की आंखों से आंसू की धार बह निकली थी। वह अब चोर नहीं था, वह एक पथभ्रष्ट आत्मा थी जो अब प्रकाश की ओर लौटने को तैयार थी। कहते हैं, उस दिन से सहस्त्रमल का जीवन वही न रहा। पर यह तो अगली कथा है, जब एक चोर सेवा में संत बनने का प्रयास करता है। बात अगली सुबह की है। राजमहल के प्रांगण में उस दिन एक विशेष आयोजन था। सभा मंडप को फूलों से सजाया गया था और नगर के प्रमुख जनों के साथ स्वयं महाराज भी एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। कारण यह था कि वही महात्मा मुनि जिनके उपदेश ने नगरवासियों के हृदयों में शांति और विवेक की लौ जलाई थी, आज राज दरबार में प्रवचन देने पधारे थे। मुनि का स्वर मंद था, किंतु उसमें आकाश जैसी गहराई थी। उन्होंने धर्म, दया और आत्मचिंतन की बात की। सारी सभा उनकी वाणी में डूब चुकी थी और महाराज भी, जो बीते कई दिनों से चोरी की घटनाओं से क्षुब्ध और बेचैन थे, उनकी वाणी से जैसे कुछ पल को शांति पा गए। प्रवचन समाप्त हुआ। महाराज उठे और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आपके वचन अमृत के समान है। आपने हमारे मन को ठंडक दी है, किंतु आप स्वयं जानते हैं कि हमारे राज्य में पिछले दिनों एक चोर ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि हमारा चित्त निरंतर अशांत रहता है। राजमुकुट से लेकर नगरवासियों के गहनों तक किसी वस्तु की भी सुरक्षा नहीं रह गई थी। क्या आप हमें उस व्यक्ति के बारे में कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। मुनि ने अपनी शांत आंखों से चारों ओर देखा और फिर उन्होंने धीरे से अपने पास खड़े युवक की ओर संकेत किया। एक सीधा सादा युवक जिसके मुख पर पश्चाताप की छाया और आंखों में नमी थी। महाराज, मुनि ने कहा, यह वही व्यक्ति है। यही है वह जिसने आपके मन को अशांत किया।
और अब यही है जो अपनी आत्मा के साथ आपके सम्मुख खड़ा है। पछतावे के साथ सारी सभा हक्का बक्का रह गई। महाराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इसे पकड़ो। पर तभी वह युवक सहस्त्रमल हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार है, पर सुनिए, मैं और मेरी माँ, हम दोनों वे सभी वस्तुएं जिन्हें मैंने अपने जीवन में चुराया, आज हम उन्हें लौटाने आए हैं। आपसे विनती है, कृपया इन वस्तुओं को उनके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ, एक सच्चा जीवन। सारी सभा स्तब्ध थी। मुनि का हाथ उसके कंधे पर था, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को आश्रय दे रहा हो। महाराज की दृष्टि कुछ पल तक सहस्त्रमल पर टिकी रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, चूँकि तुमने अपने अपराध को स्वीकारा है, चूँकि तुमने आत्मसमर्पण किया है, और क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जल रही है, और सबसे बढ़कर इस महान मुनि ने तुम्हारे परिवर्तन में मध्यस्थता की है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ सहस्त्रमल, एक नए जीवन की ओर बढ़ो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सहस्त्रमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन को माथे से छूकर प्रणाम किया और भर्राई आवाज में कहा, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपका ये क्षमा वरदान है मेरे लिए। मैं अब ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें मेरी हर सांस किसी और की भलाई में लगे। सभा में एक स्वर उठा, महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो। वह दिन नगर के इतिहास में दर्ज हो गया। और फिर सहस्त्रमल और उसकी माँ ने शेष जीवन एक छोटे से घर में पर गहरे संतोष और श्रद्धा के साथ बिताया। वे लोगों की सेवा करते, जरूरतमंदों की सहायता करते और हर किसी से यही कहते, चोरी से धन मिल सकता है पर चैन नहीं। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम दूसरों का हक नहीं छीनते बल्कि उन्हें उनका हक लौटाते हैं। और इस तरह एक चोर जिसने राजमुकुट चुराया था, एक दिन लोगों के दिलों में स्थान पा गया, अपने पश्चाताप और परिवर्तन के बल पर। अगली कहानी। बात उन दिनों की है जब उत्तर भारत के अंचल में बसा गगनपुर गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। न सुबह की किरणें यहाँ देर से आती, न ही खेतों की मुस्कान कभी मुरझाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय भी यहाँ थमकर सुस्ता लेता हो। वहीं एक और गांव के सबसे किनारे फैले विशाल खेतों में उस रोज ओस की बूंदें गेहूं की बालियों से फिसल रही थी और सूरज अपनी पहली झलक में उन पर सोने सा रंग भर रहा था। इन्हीं खेतों की मेड़ पर धीरे धीरे चल रहे थे ठाकुर चंदन प्रताप सिंह। सीधे ऊंचे कद के, पर चाल में एक ठहराव, आंखों में एक आत्मिक तेज। गांव उन्हें केवल जमींदार नहीं मानता था, वे धरती से जुड़े, मिट्टी की महक समझने वाले एक ऐसे सज्जन थे जिनकी बातों में ना कोई आडंबर था, न व्यवहार में कोई अभिमान। उस सुबह जब वे खेतों की हरियाली को निहारते हुए आगे बढ़े तो दूर से उनके पुराने और विश्वासपात्र किसान धीरज ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। जय राम जी की ठाकुर साहब। ठाकुर चंदन के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान उभरी। उन्होंने चारों ओर फैली फसल की ओर देखा जो हवा में झूम रही थी, मानो धरती माँ स्वयं अपनी संतानों की उन्नति पर हर्षित हो। अरे वाह धीरज, उनकी आवाज में एक बाल सुलभ प्रसन्नता थी। इस बार की फसल तो जैसे गा रही हो, कितनी हरी भरी, कितनी लहराती हुई, लगता है जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही है। धीरज ने अपने पसीने से भीगी पगड़ी को थोड़ा ठीक करते हुए श्रद्धा से उत्तर दिया, ठाकुर साहब, ये सब आपकी छाव का असर है और आपकी लगन का भी। किसान तो मेहनत करता है, पर जब कोई उसे समझे, उसकी पीड़ा बांटे, तभी उसकी मेहनत रंग लाती है। ठाकुर चंदन प्रताप ने धीरे से सिर झुकाया। धीरज, उन्होंने कहा, तू जानता है खेत मेरे हैं, पर हाथ तेरे जैसे सच्चे किसानों के हैं। ये धरती हम सबकी माँ है। जो माँ को श्रम से सींचेगा वो कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। धीरज ने आगे झुकते हुए कहा, ठाकुर साहब, ऐसे शब्द तो कम ही सुनने को मिलते हैं। गांव में और भी ठाकुर हैं, पर आप जैसे नहीं। औरों की आंखों में केवल सत्ता की चमक होती है, आपकी आंखों में सेवा की ज्योति है। ये सुनकर ठाकुर चंदन बस मुस्कुराए। उनका स्वभाव ही ऐसा था, मौन में गहराई और सरलता में शक्ति। अचानक धीरज की आंखें बड़ी हो गईं, मानो कोई बात अचानक स्मरण में आ गई हो। ठाकुर साहब,
उसने घबराहट में कहा, मैं तो बताना ही भूल गया, ठाकुराइन जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बाबूजी ने खास संदेश भिजवाया है, आप तुरंत हवेली लौटें। ठाकुर चंदन प्रताप कुछ क्षण को ठिठके। उनकी गहरी आंखों में एक साथ चिंता और आशा की तरंगे उमड़ने लगी। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और फिर जैसे अपनी अंतरात्मा से बोले, हे ईश्वर, इस बार मेरी गोदी में एक बेटी खिल जाए, एक कन्या रत्न, जिससे ये आंगन पूर्ण हो जाए। धीरज भाव विभोर हो गया। उसके गले से बोल निकलते नहीं बने, पर फिर उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, यही तो आपका बड़पन है ठाकुर साहब। बाकी जगहों में लोग पुत्री का नाम सुनते ही माथा पीट लेते हैं, और आप। धीरज, ठाकुर ने उसे देखा। पुत्र तो है ही वंश की ज्योति, पर बेटी, वह तो घर की आत्मा होती है। जैसे खेत में फसल से पहले फूल खिलते हैं, वैसे ही बेटी से ही तो घर महकता है। और ये कहकर ठाकुर चंदन प्रताप सिंह तेज कदमों से हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों में उत्साह था, मन में श्रद्धा और हृदय में एक कन्या के स्वागत का सच्चा भाव। गगनपुर की वह सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। खेतों से लौटते हुए ठाकुर चंदन प्रताप सिंह के पांव जरूर थके हुए थे, पर मन जैसे किसी अनुपम समाचार की आहट से पुलकित हो रहा था। जैसे उनकी आत्मा ने पहले ही जान लिया हो कि जीवन में कोई नई रेखा खिंचने वाली है, कोई कोमल उजली ममतामयी रेखा। हवेली के विशाल द्वार पर जब वे पहुँचे तो दहलीज पर खड़ी दाई माँ ने हाथ जोड़कर उस पुरानी ग्रामीण विनम्रता में सिर झुकाया। बधाई हो ठाकुर साहब, उसने स्वर में गूढ़ उल्लास छिपाते हुए कहा। ठाकुराइन जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। क्षण भर के लिए जैसे समय ठहर गया। ठाकुर चंदन प्रताप की आंखें चमक उठीं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी पिता के सपने की पहली झलक से ही जन्म लेती है। सच में उनकी आवाज कांप गई। अरे वाह, मेरी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और धीमे स्वर में कहा, धन्य है ये धरती, धन्य है ये पल, इसका नाम हम सुंदरी रखेंगे। भीतर कक्ष में, जहाँ खिड़की से धूप की एक पतली रेखा नवजात के गालों को सहला रही थी, वहाँ बिस्तर पर लेटी रूप सुंदरी चंदन प्रताप की पत्नी ने फीकी मुस्कान के साथ आंखें खोलीं। अरे, मेरा नाम भी तो रूप सुंदरी है, उसने थकी हुई पर प्यार भरी आंखों से कहा। ठाकुर चंदन ने उसकी हथेली को अपने हाथों में भरते हुए कहा, हाँ, और अब हमारे जीवन में दो सुंदरियां होंगी, तुम जो रूप की सुंदरता हो और यह कन्या जो मन की सुंदरता बनेगी। पर मुझे विश्वास है यह रूप में भी उतनी ही अनुपम होगी। उस दिन से हवेली में जैसे बहार उतर आई। दिन बीतने लगे। हवेली के आंगन में अब दूधिया हंसी की किलकारियां गूंजती थी। छोटी सुंदरी जब अपने बड़े भाई रतन के पीछे पीछे लंगड़ाते कदमों से दौड़ती तो ठाकुर चंदन अपने बरामदे में बैठकर दोनों को देखकर मुस्कुराते, जैसे जीवन के सबसे सुहाने दृश्य में लिपटा कोई राजा अपने खजाने को निहार रहा हो। पर जैसा कि जीवन का दस्तूर है, हर शांति का साया अधिक समय तक नहीं ठहरता। एक दोपहर जब ठाकुर चंदन प्रताप खेतों से लौटे तो हवेली के द्वार पर गांव वालों की भीड़ देख वे चौंक गए। हर चेहरा कुछ कह रहा था, कुछ जो अधूरा था पर गहरा था। मुखिया जी, उन्होंने चिंता से पूछा, इतनी भीड़ क्यों? गांव में सब कुशल तो है ना? मुखिया ने भारी मन से सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, ठाकुर साहब, आपके पिताजी ठाकुर रणधीर प्रताप जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें डर है। ये शब्द सुनते ही चंदन प्रताप की सांसें जैसे उलझ गईं। वे भीड़ को चीरते हुए हवेली के उस पुराने कक्ष की ओर भागे जहां एक समय में ठाकुर रणधीर प्रताप की गरजती आवाजें गूंजती थी। कक्ष के भीतर एक गहरी शांति थी, पर वह शांति उल्लास की नहीं, विलगाव की थी। पुरानी चारपाई पर उनका पिता लेटा था। कभी जो चेहरा रोबीला था, आज वह पीला पड़ गया था। सांसें थकी हुई थी, पर आंखों में अब भी वैसी ही गरिमा थी। पिताजी, चंदन ने व्याकुल होकर उनके हाथ थामे। आप ठीक तो हैं ना? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। पर रणधीर प्रताप ने अपने कांपते हाथ से बेटे की कलाई थाम ली, धीरे से, पर ऐसा जैसे अब कुछ और कहने का समय शेष नहीं। नहीं बेटा, उनका स्वर धीमा था पर शब्दों में शताब्दियों का अनुभव था। अब वैद्य की नहीं, तेरे कंधों की जरूरत है। मेरा समय पूरा हो गया है। ठाकुर चंदन की आंखें नम हो गईं
और पिता की हथेली में अपने माथे को टिकाते हुए वे फफक पड़े। उस क्षण गगनपुर की हवेली में केवल 2 धड़कनों की आवाज थी, एक जाते हुए युग की और दूसरी एक नए युग की जिम्मेदारी की। कक्ष में समय जैसे थम गया था। दीपक की लौ हल्की सी कांप रही थी, मानो वह भी उस पल की गंभीरता को समझ रही हो। ठाकुर रणधीर प्रताप पलंग पर लेटे थे, सांसें थकी हुई पर आत्मा अभी भी जागृत थी। जीवन की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा वह पुरुष, जिसे कभी लोग सिंह सदृश कहते थे, अब धीमे स्वर में कुछ कहने को आतुर था। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे रखा एक मुड़ातुड़ा कागज निकाला। आंखें बंद थी, पर मुख पर दृढ़ता वैसी ही थी जैसी कभी रणभूमि के सेनापति में होती है। चंदन, उन्होंने कहा, सुन, मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। ठाकुर चंदन प्रताप, जो अभी तक पिता के मस्तक को सहला रहे थे, चौंक उठे। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों एक साथ उभर आए। पिताजी, उन्होंने धीरे से कहा, ये तो सरासर अन्याय है। मत भूलिए, इस जमीन में आधा हिस्सा बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप का भी है। रणधीर प्रताप की आंखों में एक बुझती ज्वाला अचानक फिर सुलग उठी। वर्षों का क्रोध, जिसे उन्होंने भीतर दबा रखा था, उस क्षण मुखर हो उठा। उसका नाम मत ले, उन्होंने डपटते हुए कहा। हाँ, मेरा पुत्र है वो, पर तेरा सगा नहीं। वो तेरा भाई नहीं, तेरा दुश्मन है। कुछ क्षण के लिए कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिरहाने बैठे चंदन प्रताप को जैसे काटो तो खून नहीं। वो मुझसे छल कर चुका है, मुझे अपमानित कर चुका है। रणधीर प्रताप का स्वर धीमा होते होते टूटा सा लगने लगा। उससे कुछ भी करना बेटा, पर दूर रहना। वो आग है, जो पास आएगा जल जाएगा। उन्होंने अपनी बुझती दृष्टि मुखिया जी की ओर मोड़ी, जो कमरे के एक कोने में मौन खड़े थे, जैसे किसी व्रत में हों। मुखिया जी, रणधीर प्रताप की आवाज फुसफुसाहट बन चुकी थी। यदि कभी वीरेंद्र इस हवेली, इस जमीन पर दावा करे, तो जान लीजिए वो झूठ बोल रहा है। वो अब मेरा नहीं, इस कुल का हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने एक लंबी सांस भरी, जैसे समय की डोरी को अंतिम बार खींचना चाह रहे हों। और फिर उस धड़कते कमरे में शांति की एक अतल गहराई उतर आई। रणधीर प्रताप इस संसार को छोड़ अनंत यात्रा पर निकल चुके थे। ठाकुर चंदन प्रताप जैसे टूट गए। वे पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगे, जैसे वर्षों का बालपन इस एक क्षण में लौट आया हो। उनका छोटा बेटा रतन, जो दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, धीरे धीरे आया और अपने पिता के कंधे से सटकर मासूमियत से पूछ बैठा, पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? चंदन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे के कोमल बालों पर हाथ फेरा और कांपते स्वर में कहा, बेटा, दादाजी बहुत दूर चले गए हैं। अब सिर्फ हमारी यादों में रहेंगे और हमारे सपनों में। अगले दिन गगनपुर की हवेली ने एक और शोक देखना सीखा। ठाकुर रणधीर प्रताप का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गगनपुर की पगडंडियां, जिन पर कभी रणधीर प्रताप की घोड़े की टापें गूंजती थी, आज मौन होकर उनके अंतिम पथ पर बिछ गईं। जब चंदन प्रताप लौटे तो हवेली की दीवारें भी उनके दुख से सिहर उठी। मुखिया जी ने आगे बढ़कर चुपचाप उनका कंधा थामा। चंदन की आंखें अब भी नम थी और होठों से बुदबुदाहट निकली। पिताजी, आप जाते जाते मुझे इतना भारी बोझ दे गए, इतना विषैला निर्णय। किसे न्याय दूं, किसे ठुकराऊं? रूप सुंदरी, जो पीछे से चली आई थी, उन्होंने धीरे से पति के कंधे पर हाथ रखा। उनकी दृष्टि में संतुलन था, स्वर में धैर्य। स्वयं को इस तरह तोड़ेंगे तो उनकी आत्मा अशांत हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप दुख में घुलें। उनके जाने के बाद अब आप ही कुल की थाती हैं। अब आपको ही सबका न्याय बनना है। मुखिया जी ने सिर झुकाते हुए कहा, समय सबसे बड़ा मरहम है ठाकुर साहब। ये भी बीत जाएगा, जैसे वर्षा बीत जाती है पर मिट्टी में हरियाली छोड़ जाती है। वर्षों बीत गए, पर जीवन के वृक्ष पर लगे कर्मों के फल समय से पहले नहीं झड़ते। ठाकुर चंदन प्रताप सिंह अब अपने पिता की विरासत को निष्ठा और न्याय से संजो रहे थे। खेतों की मेड़ पर चलते हुए जब वे फसल की हरी लहरियां देखते तो मन में पिता की छवि उभर आती। हवेली फिर से किलकारियों से गूंजने लगी थी। रतन बड़ा हो रहा था और नन्ही सुंदरी अब हवेली की धड़कन बन चुकी थी। पर उस दिन गगनपुर की धरती भी रो रही थी। घनघोर वर्षा हो रही थी।
आकाश से बरसते पानी की धारें मानो किसी भूले हुए दुहक को धोने उतरी हों। चंदन प्रताप कंधे पर पुराना काले रंग का छाता लिए अपने खेतों से लौट रहे थे। मिट्टी से सने उनके पांव हर कदम के साथ गीली धरती में धंसते और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वे हवेली के मुख्य द्वार तक पहुँचे तो उनकी दृष्टि एकाएक ठिठक गई। भीगी हुई दोपहर में चौखट पर खड़े थे बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप। सिर झुका हुआ, कंधे गिरे हुए, शरीर भीगा और मन भी। उनके साथ खड़ी थी उनकी पत्नी काव्या, गोद में एक पुराना थैला और आंखों में एक गहरी थकावट। उनके पैरों के पास भीगता खड़ा था एक 7 वर्षीय बालक शंकर, सूखा गला और बुझी हुई आंखों वाला। क्षण भर को चंदन की सांस रुक गई। कभी जो भाई उस हवेली का शेर कहलाता था, आज वह निरीह पक्षी सा खड़ा था। वीरेंद्र की आवाज धीमी थी पर उसमें पछतावे की नमी थी। मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था, पिताजी को नहीं जानता इस दुहक से कैसे उभर पाऊंगा। चंदन ने एक लंबी सांस ली, छाता बंद किया और आगे बढ़ते हुए कहा, भैया आप बारिश में क्यों भीग रहे हैं? अंदर क्यों नहीं आ रहे? आइए आइए भीतर, घर आपका ही है। पर वीरेंद्र वहीं खड़े रहे। उन्होंने सिर नीचा कर लिया, जैसे हवेली की मिट्टी से ही क्षमा मांग रहे हों। कौन सा मुंह लेकर अंदर जाऊं चंदन? उनका स्वर भीगा हुआ था। मैं तो इतना अभागा हूँ कि पिता की अर्थी को कंधा भी नहीं दे सका। चंदन की आंखों में एक पल को दुहक और नाराजगी की लहर उठी। भैया, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर आप पिताजी की मेहनत से कमाई दौलत को अय्याशी में नहीं उड़ाते, जुए में नहीं हारते और उनसे झगड़ा न करते, तो आज आपकी ये हालत न होती। वीरेंद्र प्रताप जैसे अपने अपराध की परछाई में डूब चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर चंदन के पांव पकड़ लिए। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। देख, मेरी पत्नी काव्या गर्भवती है और शंकर 2 दिन से भूखा है। हमें सिर्फ एक कोना चाहिए हवेली का, सिर्फ सिर छिपाने की जगह, जब तक मैं कोई काम धंधा न खोज लूं। उनकी आवाज कांप रही थी पर उनमें कोई दिखावा न था। वह पश्चाताप था जो वर्षों के भ्रम से गुजरने के बाद जन्मता है। मुझे पता है कि पिताजी ने जायदाद तेरे नाम कर दी थी, मैं जानता हूँ, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दिनों की मोहलत। चंदन का हृदय उस क्षण पिघल उठा। यह वही भाई था जिसके कंधों पर बचपन में वह बैठा करता था। यही वो हाथ थे जिन्होंने उसे पहली बार तीर चलाना सिखाया था। उन्होंने अपने पांव धीरे से छुड़ाए और गीली जमीन पर झुके अपने भाई को उठाते हुए कहा, बस बस भैया, मेरे पांव मत छुए, मुझे पापी मत बनाइए। आप बड़े हैं और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। उनकी आंखों में निश्चल प्रेम की ज्योति थी जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। पिताजी आपसे नाराज थे, ये सच है, पर मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। जिस हवेली को आपने बसाया उसी में आज मैं सांस ले रहा हूँ। आपका अधिकार इस हवेली पर उतना ही है जितना मेरा। उन्होंने द्वार की सांकल खोली। भीतर आइए भैया, आज से यह घर फिर से पूरा होगा। बरसात थम चुकी थी पर हवेली के द्वार पर खड़ी भावनाओं की बाढ़ अभी भी बह रही थी। ठाकुर चंदन प्रताप अपने बड़े भाई वीरेंद्र को भीतर ले जाने ही वाले थे कि तभी भीगी मिट्टी पर मुखिया जी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनका चेहरा गंभीर था और माथे पर चिंता की लकीरें। ठाकुर साहब, उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने उस बेटे को फिर से घर में आने दिया है जिसे आपके पिताजी ने अपने दिल से निकाल दिया था। क्या आप भूल गए? स्वर्गीय ठाकुर रणधीर प्रताप सिंह ने आपको सोच समझकर जायदाद का एकमात्र वारिस बनाया था। चंदन प्रताप, जो अब तक मौन करुणा में डूबे थे, मुखिया की बात सुनकर तनकर खड़े हुए। उनकी आंखों में एक तेज कौंध उठा। मुखिया जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या आप मेरे भैया की आंखों में भरे आंसू नहीं देख पा रहे? ये आंसू किसी स्वार्थ के नहीं, पश्चाताप के हैं। और याद रखिए, यदि पिताजी ने मुझे वारिस बनाया है तो यह भी मेरा अधिकार है कि मैं उस संपत्ति में किसे भागीदार बनाऊं। यह मेरी जायदाद है और यह मेरा निर्णय। मुखिया जी कुछ कह न सके। ठाकुर चंदन ने अपने भाई का हाथ थामा, काव्या को सहारा दिया और नन्हे शंकर को उठाकर हवेली के भीतर ले गए। उस दिन हवेली का आंगन भीग गया, पानी से नहीं बल्कि उन कदमों से जिनमें वर्षों का गलतफहमी और पछतावा लिपटा हुआ था।
समय आगे बढ़ा और हवेली में फिर से एक उल्लास की किरण उतरी। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस दिन आंगन में पीली धूप की तरह एक नई मुस्कान बिखर गई। वीरेंद्र प्रताप की आंखों में वर्षों बाद कोई उम्मीद की चमक दिखी। जब चंदन अपनी छोटी भतीजी को देखने आए तो उनके मन में एक अलौकिक संतोष था। मैं अक्सर सोचता था, चंदन बोले, कि मेरी बेटी सुंदरी कब तक अकेली खेलेगी। रतन बड़ा हो जाएगा और अपने कार्यों में लग जाएगा, पर अब मेरी बच्ची को एक सहेली मिल गई है, उसकी अपनी बहन। वीरेंद्र प्रताप ने भावुक होकर अपने छोटे भाई का हाथ थामा। छोटे भाई, वे बोले, इस बच्ची का नाम तू ही रखेगा, यह तेरा हक है। चंदन की आंखें भीग गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, अगर पिताजी जीवित होते तो निश्चय ही इसका नाम चंद्रलेखा रखते। चांद जैसी उजली और भविष्य की राहें रोशन करने वाली। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो चिंता मत कर मेरे भाई, आज से मेरी बेटी का नाम चंद्रलेखा ही होगा। पर समय केवल फूल नहीं बोता, कांटे भी छुपा देता है। एक रात जब हवेली नींद में डूबी थी, दीवारों के भीतर एक और कहानी पनप रही थी, जिसे किसी ने सुना नहीं, पर आने वाला समय जिसे महसूस करेगा। कक्ष में धीमी बातों की सरसराहट गूंज रही थी। काव्या बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखों में आंसू नहीं पर चुप जलन थी। ये सब नौटंकी कब तक चलेगी वीरेंद्र? उसका स्वर तीखा था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी और तुम अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो। वीरेंद्र प्रताप, जो एक और करवट लेकर लेटे थे, पलटे और उसकी ओर घूरते हुए बोले, बकवास बंद कर काव्या। काव्या ने उत्तर में आंखें नहीं झुकाईं। कल को हमारा बेटा शंकर जवान होगा तो क्या वो रतन का नौकर बनेगा? वीरेंद्र की मुट्ठियां भिंज गईं। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बसने आया हूँ? नहीं काव्या, मैं तो इस हवेली की एक एक दीवार पर अपना नाम लिखवा कर इस चंदन को मिटा डालूंगा। काव्या ने शंका से पूछा, पर कैसे? चंदन के साथ पूरा गांव है, मुखिया भी उसी के पक्ष में है। अगर तूने कोई चाल चली तो तू अकेला पड़ जाएगा। वीरेंद्र प्रताप के होंठ पर एक शीतल किंतु कुटिल मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में उस समय का इंतजार झलकने लगा जो अभी आया नहीं था। चिंता मत कर काव्या, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गगनपुर की हवेली में दिन शांति से बीतते जा रहे थे। सूरज रोज खेतों पर अपनी किरणों की फसल बिखेरता और चंदन प्रताप रोज उन्हीं फसलों को अपनी नजरों से संवारते। पर भीतर ही भीतर समय कुछ और लिख रहा था, ऐसा कुछ जो चंदन के सहज मन को ज्ञात न था। एक दिन प्रातः की बेला में जब मटमैली धूप खेतों पर उतर रही थी, चंदन प्रताप यात्रा की तैयारी में व्यस्त थे। किसी अन्य गांव में एक जरूरी काम उन्हें बुला रहा था और कुछ दिन उन्हें घर से दूर रहना था। जाने से पूर्व वे अपने बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप के पास पहुँचे, जो हवेली के बरामदे में बैठे धूप सेंक रहे थे। भैया, चंदन ने आदर से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना है, लौटने में समय लग सकता है। तब तक आप खेतों का ध्यान रखिएगा, विशेषकर दक्षिण दिशा वाले 15 बीघे खेतों का। वहाँ इस बार की फसल अच्छी आई है। वीरेंद्र प्रताप ने चंदन की बात सुनी, फिर होठों पर एक कृत्रिम मुस्कान लाकर बोले, छोटे खेतों का ध्यान रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे खेत में जो किसान काम करते हैं वे मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते, तो भला वे मेरा कहाँ कैसे मानेंगे। यह सुनकर चंदन कुछ पल के लिए गहरे सोच में डूब गए, फिर तुरंत अपने थैले से एक कागज निकाला, उस पर अंगूठा लगाया और बड़े भाई की ओर बढ़ा दिया। यह लीजिए, उन्होंने कहा, यह कागज खेत पर काम करने वाले किसानों को दिखा दीजिएगा। इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण दिशा के 15 बीघा खेत की जिम्मेदारी फिलहाल आपकी है। आप वहाँ की देखरेख करें और जरा सावधानी बरतें। वीरेंद्र ने कागज को देखा, फिर आंखें सिकोड़कर पूछा, अरे छोटे, तुमने इस पर अंगूठा क्यों लगा दिया? नाम तो लिखा नहीं। मतलब? चंदन हंसते हुए बोले, भैया मैं जल्दबाजी में हूँ, वरना मैं उस खेत को आपके नाम ही लिख देता। आप बस इतना कह देना कि यह जमीन अब आपकी होने वाली है, किसान आपकी बात मान लेंगे। बाद में लौटकर मैं खुद जाकर सब समझा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इजाजत दीजिए, प्रणाम।
और यह कहकर चंदन तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गए। उनके जाने की आहट अभी भी दीवारों पर बसी थी कि पीछे से उनकी भाभी काव्या वहां आ पहुंची। काव्या की आंखों में एक विचित्र चमक थी, होठों पर संतोष की रेखा और स्वर में व्यंग्य की चुभन। आखिर तुम्हारे छोटे भाई ने वही किया जो तुम चाहते थे, वह बोली। अब तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया है ना? वीरेंद्र ने वह कागज अपनी हथेलियों में ऐसे पकड़ा जैसे किसी अंधेरे रास्ते का दीपक मिल गया हो। उनकी आंखों में कपट की चमक थी और मन में षड्यंत्र की गंध। मूर्ख है मेरा भाई, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ये तो सिर्फ 15 बीघा जमीन समझ रहा है, पर मैं तो अब इस अंगूठे से पूरी जायदाद अपने नाम करवाऊंगा। हवेली, खेत, कुएं, गौशाला, सब कुछ। काव्या चौंकी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन गांव वाले इस पर यकीन नहीं करेंगे, और जब चंदन लौटेगा तब वह सच्चाई सामने रख देगा। फिर क्या होगा? वीरेंद्र प्रताप की आंखों में एक भयावह चमक उभरी, वह चमक जो किसी भीतर छुपे षड्यंत्र का संकेत होती है। काव्या के सामने उसने धीमे स्वर में कहा, अरे चंदन वापस आएगा तभी तो कुछ कहेगा ना, अगर वो लौटे ही नहीं तो। कहते कहते उसने उस कागज को उठाया जिस पर चंदन ने जल्दबाजी में केवल अंगूठा लगाया था। फिर स्याही और कपट के सहारे उस पर पूरी जायदाद के हस्तांतरण का लिखित प्रमाण तैयार कर डाला। खेत, हवेली, गौशाला, कुएं, सब कुछ अब उस झूठे कागज की गिरफ्त में था। इसके बाद कपट के आत्मविश्वास से भरा वीरेंद्र प्रताप सीधा खेत की ओर चल पड़ा, जहां किसान अपने काम में व्यस्त थे। उनके चेहरे मिट्टी से सने थे, पर आत्मा अब भी निष्ठा से चमकती थी। जैसे ही वीरेंद्र ने अपना आदेश देना शुरू किया, किसानों ने उसकी बात को तुरशी से काट दिया। तुम हमको आदेश देने वाले कौन होते हो? एक किसान ने आक्रोश से पूछा। दूसरा किसान, वृद्ध लेकिन आत्मविश्वासी, बोला, हमारे ठाकुर साहब चंदन प्रताप जी ही हमको आदेश देते हैं, हम उन्हीं की सुनते हैं। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए वह कागज हवा में लहराया जैसे कोई विजयी राजा अपनी मुहर दिखाता है। ओहो, तो जरा यह कागज देख लो, यह रहा सबूत। तुम्हारे चंदन ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह। अब मैं ही मालिक हूँ, समझे? किसानों ने उस कागज को देखा तो सही, पर आंखों में अविश्वास के बादल और मन में संदेह की गूंज बनी रही। हमें यकीन नहीं होता, किसी ने कहा। वीरेंद्र ने तत्काल उत्तर दिया, तो जब वो वापस आए उसी से पूछ लेना, लेकिन तब तक अब तुम सब मेरे आदेश मानोगे, और हाँ, काम में कोताही नहीं चाहिए। जो भी सवाल करेगा उसे खेत से निकाल बाहर करूँगा। इस बात की भनक गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर चौपाल, हर चबूतरा, हर चूल्हे के पास बस एक ही चर्चा थी, ठाकुर चंदन ने अपनी सारी जमीन बड़े भाई को दे दी है। इस सूचना को सुनकर गांव के मुखिया, जिनकी आंखें अनुभव और विवेक से भरी थी, चौंक गए। वे तुरंत वीरेंद्र प्रताप के पास पहुँचे। मैं सुनकर हैरान हूँ, मुखिया बोले। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेंद्र? क्या सच में चंदन ने अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी? वीरेंद्र ने अब गर्दन और ऊंची कर ली, थोड़ी में अहंकार और शब्दों में गर्मी। हाँ, बिल्कुल सच है। अब से हवेली मेरी है, खेत मेरे हैं, और हाँ, अब से हवेली में आने से पहले मुझसे अनुमति लेना। बिना पूछे आए तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा, समझे ना मुखिया जी? चलिए अब। प्रणाम। चलिए चलिए। मुखिया की आंखों में रोष और दुख एक साथ उभरा। उनका चेहरा तपने लगा जैसे उनके भीतर की न्याय की लौ अचानक प्रज्वलित हो गई हो। ओ वीरेंद्र, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तू अच्छा नहीं कर रहा। चंदन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो छल का नाम भी नहीं लेता। आने दो उसे। जब वो लौटेगा तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, और तब सब जान जाएंगे कि ये अंगूठा स्वेच्छा से लगा था या किसी कपट से। पर चंदन प्रताप कभी वापस नहीं आए। दिन बीते, फिर सप्ताह, फिर महीने। गांव की पगडंडियां, जो कभी चंदन के कदमों को पहचानती थी, अब उसे तलाशने लगी। हवेली की दीवारें हर सांझ उसकी प्रतीक्षा में सिहरने लगी। रतन और सुंदरी की आंखों में प्रश्न तैरने लगे। और फिर गगनपुर की गलियों में एक नई फुसफुसाहट उठी, कहीं ठाकुर चंदन लापता तो नहीं हो गए। गगनपुर की हवेली पर अब एक गहरी चुप्पी छा गई थी, वही हवेली जो कभी किलकारियों और हंसी से गूंजती थी।
ठाकुर चंदन प्रताप को गए अब 2 मास बीत चुके थे। न कोई संदेशा न कोई खबर। खेतों की हरियाली भी अब फीकी लगने लगी थी और हवेली के आंगन में जैसे धूप भी उदास होकर उतरती थी। उस दिन दोपहर के सन्नाटे में रूप सुंदरी धीमे पांवों से वीरेंद्र प्रताप के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे और चेहरा इतना पीला मानो वर्षों की थकावट उस पर जमा हो गई हो। सेठ जी, वह धीमे स्वर में बोली, इन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए। न कोई चिट्ठी न कोई खबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे मन को बहुत भय लग रहा है। वीरेंद्र प्रताप ने झूठी चिंता का मुखौटा ओढ़ लिया। आंखों में बनावटी करुणा थी और स्वर में चिकनाई। हाँ बहू, मुझे भी चिंता है। अब जहाँ गया है मेरा छोटा भाई वहीं मैं खुद जा रहा हूँ। उसे लेकर ही लौटूंगा। तुम घबराओ मत। इतना कहकर उसने सिर झुकाया, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पीछे खड़ी काव्या को एक धीमा पर स्पष्ट इशारा कर गया। कुछ समय बीता। शाम के झुटपुटे में जब हवेली के आंगन में एक अकेली जुगनू सी आशा टिमटिमा रही थी, काव्या एक गिलास दूध लेकर रूप सुंदरी के पास पहुंची। दूध पी लो भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चंदन की याद में तुम बहुत दुबली हो गई हो, ऐसे कैसे चलेगा? रूप सुंदरी ने पहले इनकार किया, पर काव्या के बार बार कहने पर मजबूरीवश दूध पी लिया। कुछ पल बीते ही थे कि उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा। वह तड़पने लगी जैसे भीतर कोई जहर फैल रहा हो। कुछ ही देर में रूप सुंदरी ने दम तोड़ दिया। काव्या अब जोर जोर से रोने लगी। आंचल से चेहरा ढांपकर रोने का ऐसा अभिनय किया मानो सीता का वनवास हुआ हो। गांव वालों को सूचना दी गई। देखते ही देखते हवेली में भीड़ जमा हो गई। सब यह सोचकर शोक में डूब गए कि पति की जुदाई, चिंता और मानसिक वेदना ने रूप सुंदरी की जान ले ली। हवेली के सामने चिता की लपटों में उस औरत का शरीर जल रहा था जिसने एक पूरा जीवन अपने पति, बच्चों और सास ससुर की सेवा में समर्पित कर दिया था। और वहीं पास खड़ा था रतन, बस 5 वर्ष का वह बालक जो अपनी माँ की चिता की ओर देखकर चीख चीख कर रो रहा था। माँ, माँ, उठो ना माँ। किसी का हृदय हिल गया, किसी की आंखें भीग गईं, पर जिनके हाथों में उसका सर्वनाश लिखा था उनके चेहरों पर एक अजीब सन्नाटा था जिसमें भय नहीं, योजना थी। कुछ दिन बीते। रूप सुंदरी का कमरा अब बंद कर दिया गया था और हवेली में एक नई व्यवस्था बनने लगी थी। एक ऐसी व्यवस्था जो छल और अंधकार से बुनी गई थी। एक रात जब हवेली के कोनों में सन्नाटा सरसराने लगा, काव्या ने वीरेंद्र प्रताप से धीमे स्वर में पूछा, अब इस रतन का क्या करना है? वीरेंद्र की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसने सांस खींची और कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह बच्चा अगर जीवित रहा तो एक दिन अपने पिता की सच्चाई पूछेगा और तब हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इसे और चंदन की बेटी सुंदरी, दोनों को किसी तरह ठिकाने लगाना होगा। काव्या के चेहरे पर भय की रेखा उभर आई। रतन को ठीक है, पर सुंदरी को मत मारो। वह बोली, उसे मैं इस हवेली की दासी बनाकर रखूंगी। जब हमारी बेटी चंद्रलेखा बड़ी होगी तो उसे एक दासी की जरूरत पड़ेगी। सुंदरी उसके लिए ठीक रहेगी। न रक्त का नाता, न बराबरी की औकात। वीरेंद्र प्रताप कुछ क्षण चुप रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ, तुमने सही कहा। सुंदरी अब हमारी बेटी की छाया होगी, पर जमीन पर पड़ी परछाई की तरह, जिसे कोई देखे पर कोई गिने नहीं। गगनपुर की सुबह शांत थी, पर उसकी हवाओं में एक अदृश्य भय घुला हुआ था। हवेली की दीवारें आज कुछ अधिक चुप थी, जैसे कोई अनहोनी को महसूस कर रही हों। उस दिन सूरज की किरणें जरा देर से खेतों तक पहुंची थी और दक्षिण दिशा की पगडंडी पर वीरेंद्र प्रताप कुछ सोचते हुए चला जा रहा था। उसके पीछे नन्हा रतन, जो अबोध आंखों से अपने ताया जी के पीछे पीछे चल रहा था। ताया जी, रतन ने मासूमियत से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वीरेंद्र का चेहरा एक पल को शांत रहा, पर तुरंत ही उसकी आंखों में क्रूरता की चिंगारी चमक उठी। स्वर कठोर था, जैसे पत्थर से टकराती हुई ध्वनि। अरे मूर्ख, तुझे तेरे पिता के पास पहुंचा रहा हूँ, समझा? रतन ठिठक गया। उसका मासूम चेहरा डर से स्याह पड़ गया। क्या मतलब आपका? उसने कांपते स्वर में पूछा। वीरेंद्र के होठों पर अब वह मुस्कान लौट आई जो किसी राक्षसी आत्मा की पहचान होती है। ओ मेरे छोटे बच्चे, वह बोला,
सामने जो पहाड़ी देख रहा है ना, उसी से मैंने तेरे पिता मेरे छोटे भाई चंदन को नीचे गिरा दिया था और वह सीधा सीधा नर्क में जा गिरा। वहीं तेरी माँ, उसे मेरी पत्नी काव्या ने जहर पिलाया था। दोनों अब उस लोक में हैं और अब बारी तेरी है। रतन की आंखों में आंसू बह निकले। वो डरा सहमा कांपता हुआ पीछे हटने लगा। वीरेंद्र की आवाज अब और भयावह हो चुकी थी। और सुंदरी, वह तो हमारी चंद्रलेखा की दासी बनेगी। जायदाद का वारिस होगा मेरा बेटा शंकर। तू और तेरी बहन, बस 2 मोहरे थे इस खेल में, लेकिन अब ये खेल मैं जीत चुका हूँ। अब आ बेटा, मैं तेरा गला दबा दूं। वीरेंद्र आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह झपटा ही था कि धड़ धड़ धड़, कहीं दूर से घोड़ों की टापों की तेज आवाज आने लगी। वीरेंद्र चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा। घने जंगल की धुंध से एक नकाबपोश सवार उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उससे पहले कि वीरेंद्र कुछ समझे, भय से भरे मन के साथ वह उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। पत्तियां चरमराईं, झाड़ियां हिली और फिर सन्नाटा। नकाबपोश सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ रतन के पास पहुंचा और उसे नीचे उतरकर सहारा दिया। उसका चेहरा अब भी नकाब में था, पर स्वर में चिंता की सच्चाई थी। बेटा बताओ, अभी तुम्हारे साथ कौन था? उसने पूछा। रतन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपते हुए बोला, वो मेरे ताया जी थे। उन्होंने मेरे पापा को मार डाला और अब मुझे भी मार डालते अगर आप नहीं आते। ये सुनते ही नकाबपोश की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा तपे हुए लोहे सा कठोर था, पर आंखों में करुणा का सागर। वह था डाकू संग्राम सिंह, जिसका नाम जंगलों में खौफ से लिया जाता था, पर आज वह खुद अपने भीतर के इंसान से मिलने आया था। बेटा, संग्राम सिंह बोला, मैं तो डाकू हूँ। सोचा था तुझे बस सुरक्षित घर छोड़ आऊंगा, पर आज लगा असली डाकू तो वो हैं जो हवेलियों में रहते हैं, जहर पिलाते हैं और अपनों को मारते हैं। हम तो लूटते हैं, पर अपने खून से नहीं। रतन ने रुंधे स्वर में कहा, मेरी बहन, वो उनके कब्जे में है। डाकू संग्राम सिंह ने रतन के सिर पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा, वो लोग कहते हैं कि सुंदरी बड़ी होकर उनकी बेटी की दासी बनेगी, पर समय सबका हिसाब करता है। समय बड़ा बलवान है, तेरा वक्त भी आएगा। अभी चल मेरे साथ। और वह नन्हा रतन, जिसका बचपन अभी मासूम खेलों में बीतना चाहिए था, संग्राम सिंह के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, सवाल थे, और भीतर पल रहा था एक बीज जो बड़ा होकर अन्याय को मिटाने के लिए वटवृक्ष बनेगा। 20 वर्ष बीत चुके थे। रतन अब कोई नन्हा बालक नहीं था, बल्कि संग्राम सिंह के साये में पलाबढ़ा एक होशियार, धीर गंभीर युवक बन चुका था। उसने जंगलों की चुप रातों में लड़ाई के गुर सीखे थे और डाकुओं के बीच न्याय का पाठ पढ़ा था। उसकी आंखों में अब बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध तैरता था। और इधर हवेली में सुंदरी, जो कभी चंदन और रूप सुंदरी की दुलारी बिटिया थी, अब 20 बरस की हो चुकी थी। उसका रूप अब उसके नाम से भी बढ़कर था, पर उसकी चाल में नौकरानी की झिझक और आंखों में अपमान की परछाइयां बस चुकी थी। चंद्रलेखा काव्या और वीरेंद्र प्रताप की पुत्री अब 19 वर्ष की हो चली थी। घमंड उसकी ज़बान में उतर आया था और अधिकार उसके लहजे में। शंकर, जो अब 27 का जवान हो चुका था, हवेली और गांव में अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करता फिरता। वह किसान की बेटी को डपटता, चौपाल में अपशब्द कहता और गली-गली आवारागर्दी करता। उस दिन भी एक आम सी सुबह थी, पर सुंदरी की आंखें आंसुओं से भरी थी। वह अपने छोटे से कोठरीनुमा कमरे में सिर झुकाकर बैठी थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब चंदन प्रताप की उंगली थामकर वह हवेली के आंगन में किलकारियां मारती थी। उसी समय वहां आई अब बूढ़ी हो चुकी काव्या, जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, पर स्वभाव में अब भी वह कटुता वैसी ही थी। रोने का नाटक बंद करो लड़की, उसने तिरस्कार से कहा। जब से पैदा हुई हो तब से रो रही हो। जाकर हवेली की सफाई कर। तू नौकरानी है, रानी नहीं। सुंदरी ने आंसू पोंछे और चुपचाप उठने ही वाली थी कि सामने से चंद्रलेखा आ धमकी। उसके चेहरे पर नाराजगी और स्वर में तानाशाही थी। मेरे कमरे की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? वह गर्जी
और मुझे भूख लग रही है। मुझे अभी नाश्ता चाहिए। क्या तुम सोई रहती हो दिन भर? सुंदरी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई घर की ओर चल पड़ी, जैसे अपमान उसकी दिनचर्या बन चुका हो। वह रसोई में जाकर आटे को गूंथ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर धमकते हुए कदमों की आवाज आई और फिर चटाक, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने को हुई, लेकिन संभल गई। सामने शंकर खड़ा था, गुस्से से भरा, आंखों में क्रूरता और चेहरे पर घमंड। अरे, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह सुबह देसी घी के गरम पराठे खाने की आदत है। अभी तक मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बने? हाँ, सुंदरी ने कांपते स्वर में कहा। मैं अभी बनाती हूँ भैया। तभी वहाँ वीरेंद्र प्रताप भी आ पहुँचे। अब सफेद बालों वाले, पर भीतर की कुटिलता और कठोरता अब भी वैसी ही। उन्होंने सुंदरी की ओर देखा और तिरस्कार से बोले, अगर मेरे बेटे को समय पर नाश्ता नहीं दोगी तो इससे भी ज्यादा थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और हाँ, अगर हमारे मेहमान आ जाएं और सफाई अधूरी हो तो याद रखना, तेरी ही जिम्मेदारी है सब। सुंदरी ने कुछ नहीं कहा, आंसुओं को भीतर समेटा और काम में जुट गई। उसने चंद्रलेखा और शंकर के लिए नाश्ता बनाया, घी की खुशबू से भरा पर आत्मा की लाचारी से महकता हुआ। फिर वह पूरे घर की सफाई में लग गई। उसकी सांसें तेज थी, पर वह हर कोने को ऐसे साफ कर रही थी जैसे हवेली से अपने आंसुओं के दाग मिटा रही हो। दोपहर की वह घड़ी थी जब हवेली के पत्थरों पर भी तपिश उतर आई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस चिड़ियों की थकी हुई चहचहाहट और रसोई से उठती धुएं की गंध हवेली की गहराइयों में पसरी थी। सुंदरी, जिसका नाम तो जैसे सौंदर्य का पर्याय था, पर जीवन उसी सौंदर्य का उपहास बन चुका था, थकी हारी अपने छोटे से कमरे में आकर बैठ गई। उसका सिर झुका था, केश बिखरे थे और उसकी हथेलियां आटे, मसाले और आंसुओं के मेल से कठोर हो चुकी थी। वह दीवार की ओर मुंह करके फूट पड़ी, बोलते हुए, जैसे उसकी आवाज सिर्फ उस माँ तक पहुँचे जो अब इस संसार में नहीं थी। माँ, वह सिसकते हुए बोली, तुम कहाँ चली गईं? देखो न, इस हवेली में तुम्हारी सुंदरी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ताया और ताई मुझे नौकरानी कहते हैं। उसकी आंखें छलक उठीं, फिर धीमे स्वर में आगे कहा, कुछ दिन पहले मुखिया जी मुझे अकेले में मिले थे। उन्होंने कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था जो बरसों पहले ताया के साथ जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। काश वह मेरा भाई आज होता तो शायद मेरी हालत ये न होती। उसका स्वर टूट गया और वह घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। लेकिन समय को किसी की करुण पुकार से फर्क नहीं पड़ता। अचानक हवा में फिर वही करारी आवाज गूंजी, काव्या की कर्कश पुकार, ओ महारानी, कहाँ छुप गई हो? बाहर आओ, अभी दोपहर और रात का भोजन तैयार करना है। सुंदरी ने अपने आंसू पोंछे, सिर ढका और बिन उत्तर दिए बाहर निकल गई, जैसे हर दिन करती थी। यह उसका जीवन बन चुका था, जहाँ हर आंसू एक काम के बाद पोंछा जाता था। उधर उसी दिन की शाम गांव के चौक पर शंकर, वीरेंद्र प्रताप का घमंडी पुत्र, अपने कुछ साथियों के संग अकड़ते हुए खड़ा था। उसने रेशमी पगड़ी बांध रखी थी और कमर पर जरीदार अंगोछा लटका हुआ था। गांव में उसका रौब वैसा ही था जैसा किसी बिगड़े हुए सपूत का होता है। उसी भीड़ को चीरता हुआ एक अजनबी युवक चौक पर आ पहुंचा। वह सुंदर कदकाठी का, साफ सुथरे वस्त्रों में और चाल ढाल से व्यापारी लगता था। उसने विनम्रता से शंकर की ओर झुककर कहा, जय राम जी की भैया, मैं बाहर से आया एक व्यापारी हूँ। जरा एक बात पूछनी थी, इस गांव में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? शंकर की भौहें चढ़ गईं और उसने ठहाका मारते हुए कहा, अरे ओ पगले, तुझे नहीं पता, ये गांव मेरा है। हम ही ठाकुर हैं, हम ही मालिक और हम ही सबसे अमीर, समझे? व्यापारी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, कृपया बुरा मत मानिए, मैं तो व्यापार की बात करने आया हूँ। फिर उसने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा, मुझे पता चला है कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास बहुत सी उपजाऊ जमीनें हैं। मैं उन खेतों को दुगुनी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो सौदा तय किया जाए। शंकर थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने व्यापारी की ओर संदेह से देखा, जैसे कोई खेल समझ में न आया हो। क्यों भाई, इतनी मेहरबानी काहे को? वह बोला,
दुगुनी कीमत में कोई खेत क्यों खरीदना चाहता है? जमीन में क्या खजाना गड़ा है? शंकर की शेखी और तानाशाही पर उस व्यापारी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उल्टे हाथ जोड़ते हुए सादगी से बोला, भैया, मैं पहले एक बहुत गरीब किसान था, मिट्टी से ही जुड़ा रहा, पर भाग्य कभी साथ नहीं दिया। एक बार हमारे गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि खेत तो सूखे ही, लोगों की उम्मीदें भी जलकर राख हो गईं। सबने अपना गांव छोड़ दिया। मैं भी भटकते भटकते एक दूर गांव में जाकर कोयले की खदान में मजदूरी करने लगा। वह रुका, गले में थोड़ी गांठसी आई, फिर धीमे स्वर में बोला, वहीं एक दिन खदान की अंधेरी जमीन के भीतर मेरी किस्मत चमकी। मुझे कुछ कीमती हीरे मिले, कई छोटे बड़े, नीले, गुलाबी, पारदर्शी। खदान के मालिक ने भी नहीं जाना, और वे हीरे मेरी मुट्ठी में बंद हो गए। अब उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक तेज चमक आई, फिर मुस्कान लौटी। अब मैंने निश्चय किया कि मैं फिर से एक किसान बनूंगा, इन हीरों के बदले जमीन खरीदूंगा। और मुझे पता चला कि इस गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास बहुत सी जमीनें हैं। इसलिए सोचा कि उनके पास आऊं, सौदा करूं और इस गांव को ही अपना बना लूं। आखिर जड़ें मेरी मिट्टी में ही हैं। भैया, मैं व्यापारी जरूर हूँ, पर भीतर से अब भी किसान हूँ। शंकर, जो अब तक अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था, यह सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। अरे वाह, उसने सोचा, यह तो सीधा साधा मूर्ख लगता है। हीरों के बदले खेती। अरे जहाँ लोग हीरे पाकर महल बसाते हैं, यह खलिहान चाहता है। इससे पहले कि यह किसी और ठाकुर के चंगुल में जाए, क्यों न इसे पिताजी के पास ले जाकर कुछ मोटा सौदा करवा लिया जाए। उसने झट से व्यापारी को भीतर तक बुलाया और हवेली के दरबार कक्ष में ले गया, जहां वीरेंद्र प्रताप आराम से बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। शंकर झुककर बोला, पिताजी, एक व्यापारी मिला है चौक पर, बड़ा ही भोला है, हीरो के बदले गांव की जमीनें खरीदना चाहता है। मैंने सोचा, इससे अच्छा ग्राहक और कहाँ मिलेगा। वीरेंद्र प्रताप चौकन्ना हो गया। पहले तो उसने आंखें तरेरी, फिर चौंक कर बोला, कहता है हीरे हैं इसके पास? चलो, मुझे खुद देखना होगा कि यह कोई सच्चा व्यापारी है या कोई चालाक ठग। इतना कहकर वह उठा, अपनी धोती को ठीक किया, रेशमी अंगोछा कंधे पर डाला और धीरे धीरे उस अजनबी व्यापारी की ओर बढ़ा जो सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में संदेह भी था और लालच भी। वीरेंद्र प्रताप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? व्यापारी ने सौम्यता से उत्तर दिया, मेरा नाम आदित्य है ठाकुर साहब। वीरेंद्र की आंखें उसकी बातों का अनुमान लगाने लगी। ठीक है आदित्य, वह बोला, अब दिखा, कहाँ है तेरे वे हीरे जिनकी बात कर रहा है तू? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शंकर की आंखें चमक उठी, जैसे अब खजाना खुलने ही वाला हो। काव्या, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, धीरे से कमरे में आकर खड़ी हो गई। आदित्य अब अपनी झोली में हाथ डाल रहा था, पर उसकी उंगलियों की चाल और चेहरा बता रहा था कि हीरे से कहीं ज्यादा कोई और चीज उसने संभाल रखी है। उसके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी स्थिरता और भीतर कोई रहस्य झांकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक मखमली पोटली निकाली। धीरे धीरे पोटली की गांठ खोली और एक एक करके उसमें से कई हीरे जमीन पर रख दिए। कुछ नीले, कुछ गुलाबी और कुछ सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी झिलमिलाते हुए। इनमें से एक आप ले जाइए ठाकुर साहब, आदित्य ने नम्रता से कहा। इसे किसी जौहरी से परखवा लीजिए, सच और झूठ का भेद वो कर लेगा। वीरेंद्र प्रताप की आंखों में लालच की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत एक चमकता हुआ हीरा उठाया और बिना समय गंवाए गांव के जौहरी की दुकान की ओर चल पड़ा। उसकी चाल तेज थी, जैसे कोई तिजोरी की चाबी लेकर भाग रहा हो। गांव के जौहरी नंदराम सोनी ने जब हीरे को अपने चिमटे और कांच के लेंस से परखा तो उसके माथे की सिलवटें मिटने लगी और आंखें फैलती गईं। अरे भैया, यह हीरा! वह चौंका। कहाँ से मिला? उसने पूछा। तुझे इससे क्या मतलब? वीरेंद्र ने चिढ़कर कहा। तू बस यह बता, असली है या नकली? नंदराम ने सम्मान से सिर झुकाया। ठाकुर साहब, यह हीरा असली ही नहीं, बेशकीमती है। इसकी कीमत में तो आप 10 एकड़ नहीं, उससे भी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। ये तो रत्नों का रत्न है। वीरेंद्र प्रताप के मन में
जैसे सोने की खान फूट पड़ी। उसकी आंखों में लालच अब आकाश तक जा पहुंचा। तो वो व्यापारी झूठा नहीं, सच में रत्नों की खान लेकर आया है। ऐसे आदमी से जमीन क्यों न बेची जाए, क्यों न सारी जमीन, हवेली, सब कुछ ही हीरो के बदले दे दूं और किसी दूसरे राज्य जाकर अपनी अलग रियासत बनाऊं, महल बनवाऊं, गाड़ी घोड़े पालूं। वह हीरा संभालते हुए हवेली की ओर ऐसे लौटा जैसे कोई विजयी सेनापति रणभूमि से लौटे। हवेली पहुँचे ही उसने आदित्य से कहा, हाँ व्यापारी बाबू, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। आदित्य ने उसी शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, मैंने आपकी हवेली की बहुत चर्चा सुनी है, क्या आप इसे भी मुझे बेचेंगे? वीरेंद्र ने जरा भी देर नहीं की, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी देख सकते हो, आओ मैं खुद दिखाता हूँ। वह आदित्य को लेकर हवेली के कोने कोने में ले गया। कक्ष, तहखाना, कोठार, गौशाला, हर ईंट को ऐसे दिखाया जैसे वर्षों से वह बेचने की तैयारी में हो। आदित्य चुपचाप हर कोना नाप रहा था, हर दीवार को देख रहा था, जैसे वो सिर्फ हवेली नहीं, बीते वर्षों की कोई कथा पढ़ रहा हो। तभी एक आंगन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सावली सलोनी पर, थकी हुई आंखों वाली, बाल बंधे थे, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में झाड़न। ये कौन है? आदित्य ने एकटक पूछ लिया। वीरेंद्र ने उपेक्षा से कहा, अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है, बरसों से है यहाँ, किसी काम की नहीं, बस खाना बनाती है, सफाई करती है और अब तो बोझ बन गई है। आदित्य की आंखों में क्षण भर को कुछ कांपा। वह फिर बोला, अरे वाह, फिर तो ये भी मुझे ही चाहिए ठाकुर साहब। जब आप हवेली दे ही रहे हैं तो इसकी नौकरानी भी मेरी हुई। वीरेंद्र की आंखें हीरे की चमक में और चौड़ी हो गईं। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी यह अब हमारे किसी काम की नहीं, ले लो इसे भी। उसने हीरे की खातिर बेटी जैसी किसी की अमानत को बेच दिया, बिना जाने कि वो बेटी उसी घर की असली वारिस है। गगनपुर की हवेली, जो वर्षों तक अन्याय, छल और आंसुओं की मूक गवाह रही थी, आज एक बार फिर साक्षी बनने जा रही थी, पर इस बार सत्य के उद्घोष की। आदित्य, जो अब तक एक विनम्र व्यापारी के रूप में पेश आया था, धीरे धीरे अपनी चाल को अंजाम की ओर ले जा रहा था। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक सादा कागज निकाला, बिना किसी मुहर, बिना किसी रंगीन किनारे के, पर उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि एक साम्राज्य को झुका सके। ठाकुर साहब, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दस्तावेज पर कृपया आप, आपकी धर्मपत्नी, पुत्र शंकर और चंद्रलेखा अपने अपने अंगूठे का निशान दे दें, ताकि हमारी सौदेबाजी पूर्ण हो जाए। लालच की आंधी में अंधे हो चुके वीरेंद्र प्रताप ने एक बार भी उस कागज को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। हीरे की चमक उनके मन को वैसे ही ढक चुकी थी जैसे अंधकार दीपक की लौ को। उन्होंने अंगूठा लगाया, फिर शंकर, काव्या और चंद्रलेखा ने भी बारी बारी से अपनी सहमति उस सफेद पन्ने पर मोहर की तरह टिका दी। आदित्य ने उसी क्षण एक छोटी सी पोटली निकाली, वही जिसमें वह चमचमाते हीरे लिए घूम रहा था। उसने वह पोटली वीरेंद्र प्रताप के हाथों में सौंप दी। लीजिए, वह बोला, अब यह हवेली और आपकी समस्त जायदाद मेरी हुई। उसका स्वर धीमा था पर वज्र की तरह गूंजता हुआ। हवेली के कोने में खड़ी सुंदरी, जो अब तक मौन थी, जैसे इस सौदे के हर शब्द में अपने अपमान के वर्षों को जोड़ रही थी, फूट पड़ी। उसका रोदन हवेली की दीवारों में गूंजने लगा। यह कोई साधारण रोना नहीं था, यह वर्षों की पीड़ा, अपमान और अपनों से बिछुड़ने की करुण पुकार थी। वीरेंद्र प्रताप और उसका परिवार उस रात एक नई चमक के साथ गगनपुर से बाहर निकले, लेकिन नियति के खेल को वे कहाँ समझ पाए थे। वे दूर एक और राज्य पहुँचे, जहाँ एक मशहूर जौहरी की दुकान पर जाकर वीरेंद्र ने हीरो की पोटली सामने रख दी। क्यों भैया, वह बोला, देखो तो जरा, ऐसे हीरे देखे हैं कभी, इनकी पूरी कीमत दे दो। जौहरी ने हीरो को एक एक करके परखा, फिर उसकी आंखों में हैरानी नहीं, नाराजगी आई। अरे भैया, वह गुस्से से बोला, ये सब नकली हैं, 2 कौड़ी के भी नहीं, किसी गली मोहल्ले की दुकान पर भी नहीं बिकेंगे ये। तुम्हें किसने ठगा? क्या बकवास कर रहे हो? वीरेंद्र चिल्लाया, ये तो असली हीरे हैं। गांव का जौहरी बोला था कि वो तुम्हें झूठ बोल गया। जौहरी ने साफ कहा, इनकी कीमत इतनी भी नहीं कि 10 एकड़ जमीन की धूल खरीद सको, समझे?
वीरेंद्र के मुंह से शब्द नहीं निकले। उनकी आंखों की चमक बुझ गई थी। पसीना माथे से बह निकला। वह भागा भागा गगनपुर लौटा, हवेली की ओर, जहां उसकी हवेली अब पराई हो चुकी थी। हवेली में इस समय आदित्य आंगन के बीच बैठा था, सुंदरी के पास, शांत और गंभीर। वीरेंद्र ने गांव वालों को एकत्र कर लिया और गगन गोष्ठी की तरह चिल्लाने लगा, सुनो गांव वालों, इसने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा, नकली हीरे देकर मेरी सारी संपत्ति ले ली है। ये ठग है, ठग। गांव में खलबली मच गई। तभी आदित्य धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा अब शांत नहीं, तेजस्वी था। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं ताया जी, वह बोला। मैं हूँ रतन, सुंदरी का बड़ा भाई, ठाकुर चंदन प्रताप सिंह का पुत्र। सुंदरी की आंखें फटी रह गईं। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। भैया, तू सच में आ गया? आदित्य। अब रतन ने अपनी बहन को उठाया और आंसू पोंछे। तभी गांव का मुखिया भीड़ चीरता हुआ आया। रतन, तुम जीवित हो, लेकिन वीरेंद्र ने तो बताया था कि तुम्हें जंगली जानवर खा गए, जंगल में मर गए। रतन की आंखों में वर्षों की पीड़ा भरी थी। झूठ, सब झूठ। मुखिया जी, उस दिन वे मुझे मारने के लिए जंगल ले गए थे। मेरे पिताजी को इन्होंने ही पहाड़ी से धक्का दिया था, माँ को जहर दिलवाया और मुझे मारने निकले थे। पर तुझे कैसे पता? मुखिया ने सधे स्वर में पूछा। रतन ने एक लंबी सांस ली। एक डाकू, संग्राम सिंह, ने मुझे उस जंगल से बचाया। उसी ने बताया कि मेरे पिता ने उसी के सामने अंतिम सांस ली थी। वही मेरे गुरु बने। उन्होंने मुझे चालाकी, हिम्मत और न्याय का अर्थ सिखाया। आज मैं यहाँ हूँ, अपनी बहन को आजाद कराने, अपने माता पिता की विरासत को वापस लेने और इस हवेली को इसके असली वारिस के हाथों में लौटाने। हवेली के चारों ओर खड़े गांव वालों की आंखें नम थी और कुछ के हाथ जुड़ चुके थे। वीरेंद्र और उसका परिवार घबराकर पीछे हट गया। गगनपुर की हवा उस दिन कुछ और ही थी, जैसे वर्षों के दबे हुए प्रश्नों को उत्तर मिल गए हों, जैसे पीड़ा की परतों को चीरता कोई उजाला अचानक धरती पर उतर आया हो। जब रतन ने अपनी असली पहचान सबके सामने प्रकट की और अपने पिता ठाकुर चंदन प्रताप सिंह की हत्या तथा मां रूप सुंदरी की मृत्यु की कथा सुनाई, तो गांव के हर कोने में जैसे ज्वाला भड़क उठी। मुखिया जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके स्वर में अब न्याय का गर्जन था और आंखों में गांव के वर्षों के विश्वास का अपमान। अरे देखते क्या हो, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मारो इस पापी को। यही है वह जिसने हमारे सच्चे ठाकुर को मारा, गांव की बेटी को नौकरानी बनाया और इतने वर्षों तक हमें झूठ में रखा। मारो इसे, भगाओ इस पिशाच को। गांव वालों का आक्रोश अब बांध तोड़ चुका था। लाठियां उठीं, पत्थर गिरे और चारों ओर धोखेबाज भगाओ की आवाजें गूंजने लगी। वीरेंद्र प्रताप, जिसने एक समय इसी गांव पर राज किया था, आज अपनी पत्नी काव्या, पुत्र शंकर और पुत्री चंद्रलेखा के साथ गांव की गलियों से धक्के मारकर निकाला गया। जिन गलियों में कभी उसका रौब था, वहीं से आज उसे शर्म और लानत के साथ बाहर कर दिया गया। वे चारों घबराए, अपमानित और घायल अवस्था में जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ कोई आश्रय नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, कांटे और बंजर जमीनें। शरीर से ज्यादा आत्मा घायल थी। काव्या, जो कभी अंधकार की मूरत थी, अब अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर चुप बैठी थी, न बोली न रोई। शंकर, जिसकी अकड़ से गांव कांपता था, अब भूख और ग्लानि से कांप रहा था। चंद्रलेखा, जिसने दूसरों को दासी समझा, अब स्वयं धूप और भूख की मारी चुपचाप पड़ी थी। तीनों के हृदय में ग्लानि का विष फैल चुका था और अंततः उसी जंगल में जहाँ रतन को मारने की साजिश रची गई थी, उसी जंगल की मिट्टी ने उनके शरीर को थाम लिया। तीनों ने वहीं दम तोड़ दिया, भूख, अपमान और अपराध बोध से। वीरेंद्र प्रताप, जिसने जीवन भर दूसरों की पीठ पर शासन किया था, अब अकेला रह गया था। उसने तीनों का अंतिम संस्कार किया, बिना कोई कंधा पाए, अकेले, आंसुओं में भीगे हुए लकड़ी के गट्ठरों के साथ। अब उसके पास न धन था, न धर, न संबंध। वह गांव गांव भीख मांगता फिरा। कभी कहता, मैं गगनपुर का ठाकुर था, पर लोग हंसते। था, अब कुछ नहीं है। उसने जो बीज बोया वही काटा। उधर हवेली में फिर से जीवन की लौ जल उठी।
रतन और सुंदरी वर्षों की पीड़ा से गुजरकर अब अपने पिता की विरासत को संवार रहे थे। हवेली के टूटे कमरे अब फिर से बसने लगे। आंगन में अब डांट नहीं, हंसी गूंजने लगी। रसोई से फिर हल्दी और घी की खुशबू आने लगी, पर अब किसी के आंसुओं में घुली नहीं थी। रतन ने अपनी बहन से वादा किया था, सुंदरी अब तू इस हवेली की असली रानी बनेगी, कोई तुझे नौकरानी नहीं कहेगा। अब इस गांव में तू अपनी माँ की तरह सम्मान पाएगी। उन्होंने अपने पिता ठाकुर चंदन प्रताप सिंह की स्मृति में एक सुंदर विद्यालय की नींव रखी, जहां गांव के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और जाने कि न्याय और सच्चाई की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव में नई सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई। जहां पहले हवेली का दरवाजा आमजन के लिए बंद रहता था, अब वहां जनसभा होती थी, आशीर्वाद मिलते थे और सत्य की कहानियां सुनाई जाती थी। समय जिसने कभी अन्याय का पक्ष लिया था, अब न्याय का सूर्य बनकर चमका। गगनपुर, जो वर्षों तक एक साजिश की परछाई में डूबा रहा, अब प्रगति और शांति के सूर्य में नहाने लगा। क्योंकि झूठ चाहे जितनी दूर जाए, सत्य एक दिन लौटता है, और जब लौटता है तो उजाला साथ लाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।